बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 36, वेडनेसडे, अक्टूबर 15। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे रिकैप के हवाले से। अफसा की तैयारी उनकी ऑफिस लगी नहीं थी, लेकिन उनको यहाँ पे काफ़ी देर है कि 2 से 10 मिनट उनको यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया। इसकी एक वजह ये होती है कि आपने देखा होगा कि बात दफ़ा आप लोग प्रेजेंटेशन देने आते हैं और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे पाते, तो आप लोग कहते हैं हम वहाँ पहुँचे तो अचानक ब्लैंक हो गए, या मैं जवाब देने वाला था, देने वाली थी और उसी वक्त जो है सर ने मुझे वापस बुला लिया जब मेरे टाइम अप हो गया था। तो यहाँ पर आपको जो 10 से 15 मिनट दे रहे हैं उससे बस ये कि भाई आपने आराम से तसल्ली से पूरा आपको मौका दिया जा रहा है कि आपकी नॉलेज जो है जो भी कॉन्फिडेंस चेक करें। अक्सर एक अच्छी टीचिंग नहीं की, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मेरे ख्याल में शायद तो क्लास में निगाह ज़हरा पहली दफ़ा यहाँ पे खड़े होने का मौका मिला मेरे ख्याल में, शायद पहली दफ़ा उन्होंने क्लास को इस तरह से फेस किया। तो हम कुछ नहीं कर सके, कम से कम मुझे अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये मसला होता है, अगर टीचर जब प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो। लेकिन अमल जो होता है कि बच्चे इतने सारे वक्त इतना कम कि उनको टाइम नहीं मिल पाता। ये रिकैप हमारी अच्छी एक्टिविटी है जिसके जरिए हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और इसी वजह से हम ज़्यादा क्लासेस की कोशिश में होते हैं कि हमें बना जगह प्लेट मिल जाए, बना क्लास मिल जाए, क्योंकि हम सारी एक्टिविटीज़ करा नहीं सकते। अगर हम रिकैप करा रहे हैं तो इस वजह से कि हमें इतनी अपनी क्लासेस मिल रही है कि हम पूरा लेक्चर भी कवर कर देते हैं और साथ ही साथ अपना रिकैप भी कर लेते हैं और आप लोग को पहला मौका मिल जाता है यहाँ पे आके खड़े होने का। अफसर की मुझे एक बात अच्छी लगी कि बहरहाल उन्होंने कुछ आगे से कहने का सर तैयारी नहीं है, सर मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि इससे पहले मैं देख चुका हूँ मेरे पास स्कूल आके कह रहे हैं कि सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं देखा, हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे आके खड़ी हुई, तो यहाँ पे आकर चीज़ों को फेस तो किया। ये बहुत बड़ी बात, अपने इतने पहले कॉन्फिडेंस के मार्क्स से मिल जाए। अब वो लोग ये सबसे जो बुरे स्टूडेंट्स वो लगते हैं जिनको जब हम मौका देते हैं वापस से करते हैं कि सर मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता। अब यही लोग बाहर जाकर शिकायतें करते हैं कि हमें ज़िंदगी में किसी ने गाइड नहीं किया, हमें जब कभी मौका नहीं मिला, टीचर जो होते हैं वो बस अपने फेवरेट बच्चों को मौका दे रहे हैं और वो ये नहीं देख रहे होते हैं जब आपको मौका मिल रहा था तो आपने खुद उसको अवेल नहीं किया। थोड़ा सा लेक्चर के रिकैप करते हैं, जवेरी आकर के बैठो। हमने एक बात शुरू की हुई थी स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से। मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, कराची यूनिवर्सिटी के इम्तहान के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन सी है, आपने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। और अब आपने बताया प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद दिलाया। ओके, कराची यूनिवर्सिटी के इम्तहान में आपसे सवाल पूछा गया कि कराची यूनिवर्सिटी के इम्तहान में आपसे सवाल पूछा गया कि प्राइमरी स्टोरेज कौन से हैं, क्या लिखोगे? एक मिनट, अनिका का है, अनिका बकाई है? आपका नाम क्या? अनिका बकाई नहीं आपका नाम? गर्दन क्यों हिला रही है, क्या हो गया तुम्हें? यार ये तो बात हो गई जी। माहीन, प्राइमरी स्टोरेज में क्या लिखेंगे, कौन सी प्राइमरी स्टोरेज होते हैं? तुम तो गर्दन मटकाते हो ना जी। वलीसा, रैम और रोम। अब आप कह सकते हैं सर आपने रजिस्टर पढ़ाया था, कैश पढ़ाया था, वो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने रोम और रैम को जरूर लिखना है। अभी हमने आज की क्लास, आज के दिन इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा, हमने एग्जाम को ही डिस्कस करना है और नेक्स्ट वीक के अंदर हम पूरा पास पेपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम देते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने टीचर जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, वो आपसे क्या चाह रहा है। जब मैं उन लोगों से मिलकर आया हूँ, देख कर आया हूँ, तो उनका वही क्लास 9 वाले हैं, उनका कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है और ना ही उन्होंने अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, ठीक है। ये हमारे हाथ पे एक ड्रॉबैक है कि हम बच्चों से तो कहते हैं कि बेटा जिंदगी भर इल्म हासिल करते रहो, लेकिन खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे होते। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि भी ये रोम और रैम जो होती है ना प्राइमरी स्टोरेज होता है, तो आपने ये लाजमन वहां पे लिख कर आना है। ओके, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपने उसका वहीं पर आंसर उसका आपने वैसे ही लिख कर आना है। उसके बाद हमने काफी तफसील से बात की थी, हमने कौन कौन सी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, और उसके अंदर फिर हमने टॉपिक शुरू किया था, एक टॉपिक समझाया था क्लाउड स्टोरेज का। और हमारे पास आज के दौर के अंदर बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज मौजूद हैं, जिसमें से आपको नजर भी आ रहा है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव,
एप्पल का आई क्लाउड, पी क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको ऑनलाइन स्टोरेज फराहम कर रहे हैं। और इनका फायदा यह है कि आपका डेटा का ऑनलाइन बैकअप बनता रहता है। जिस तरीके से हमने कहा था कि आज के दौर के अंदर आपके लिए जरूरी है कि आप मेलवेयर को आइडेंटिफाई करना सीखें, हर लिंक के ऊपर आंख बंद करके क्लिक ना करें, हर फाइल को आंख बंद करके ना खोलें। तो इसी तरीके से एक और हेल्दी हैबिट है वो ये कि आप जो है अपने कंप्यूटर का, अपने मोबाइल का रेगुलर बैकअप लेते रहें। लोग जो समझते हैं कि हम मेमोरी कार्ड के जरिए से या यूएसबी के जरिए से डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा का बैकअप ले रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अब आप इसके अलावा भी ऑल्टरनेट मेथड्स हैं और हम कह सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। प्राइवेसी का इशू आ जाता है सबसे बड़ा। आप नेट चल रहा है तो चीजें चलेंगी, नेट नहीं बंद चलेगा तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। ओके, ये सारे मसले मसाइल हैं। मैं अभी मैंने अपने पास जो मेरा अपना लैपटॉप है उसके अंदर मैंने दोबारा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, मैक का लेटेस्ट वर्जन आया था, उसको इंस्टॉल किया और मुझे डेटा अपना ऑनलाइन जो है वापस लेकर आना था। लेकिन उन दिनों पाकिस्तान के अंदर नेट सही नहीं चल रहा था, अभी चंद कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है, नेटवर्क के इश्यूज आ रहे थे। तो मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मेरा सारा का सारा डेटा ऑनलाइन मौजूद है और मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा। और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि मैं कहाँ से ये डेटा लेकर आऊँ, इतना इंपॉर्टेंट डेटा था, मुझे कुछ डेडलाइंस भी मीट करनी थी। तो ये बहरहाल ऑनलाइन स्टोरेज का एक नुकसान है कि सारा का सारा डेटा आपका ऑनलाइन है, नेट के अंदर कोई इशू हुआ, नेट नहीं चल रहा, नेट सर्विस मुतासिर हुई तो आपका डेटा भी आप एक्सेस नहीं कर पाते। अलबत्ता जो आप सबके हालात मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, मैं इसी नतीजे में पहुंचा हूँ कि हमारे लोगों के लिए यही बेहतर है कि वह गूगल ड्राइव वगैरह पे अपना बैकअप लेते रहें। और अगर स्टोरेज खत्म हो जाती है तो परचेस कर लें। 200-250 रुपए के अंदर अगर महीने के अंदर वो आपको एक अच्छी बैकअप मिल रहा है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ओके, इसके जरिए से आप जो है आपको एक पीस ऑफ माइंड आपको मिल रहा है। इस वक्त जो है जेमिनाई के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर आप जेमिनाई का प्रो पैकेज लेते हैं तो उसमें 5 बंदे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और टोटल कॉस्ट तकरीबन आ रही है तकरीबन 5,500। तो एक बंदा जो है 1100 रुपए तकरीबन दे रहा है। ठीक है, उसके बदले आपको जेमिनाई का प्रो वर्जन भी मिल रहा है। नंबर 1, आप उसके अंदर वीडियोस और आप जो है उसके अंदर अपनी तस्वीरें वगैरह भी कर सकते हैं, नैनो बनाना वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको 2 टेराबाइट भी दे रहा है। जो 5 बंदे हैं उन हर 5 बंदों को 2 टेराबाइट मिल रही है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर 1100 रुपए के अंदर ये महंगा सौदा है, 1100 रुपए के अंदर आपका मैं अपने खुद घर में हिसाब लगा लें कि घर में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो 1100 से ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपने फॉर एग्जांपल फैसला किया कि अपने भाई से बात की, 2 बंदे ऐसे हो गए, कॉलेज में आकर आपकी कोई क्लास फेलो तैयार हो गई, 3 बंदे हो गए, एक कजन तैयार हो गया, 4, किसी और को भी ले लिया 5, तो 1100 रुपए के अंदर आपको 2 टेराबाइट का स्टोरेज भी मिल रहा है, साथ में जेमिनाई का प्रो वर्जन भी मिल रहा है। तो ये इतना महंगा नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ लोगों के साथ एक इशू है, वो ये समझते हैं कि चूंकि ये चीजें फ्री हैं तो हम फ्री ही यूज करें, और वो फ्री ही यूज करते हैं और उस फ्री की वजह से हमेशा नुकसान उठाते रहते हैं। ओके, आगे चलें। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था कीबोर्ड का। कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट आपके पास कीज के ग्रुप्स बने हुए हैं। सबसे पहले जो मशहूर कीबोर्ड का ग्रुप है वो है आपका अल्फा न्यूमेरिक, जिसके अंदर आपके अल्फाबेट्स भी हैं और आपके इसके अंदर नंबर्स भी शामिल हैं। और इसके अलावा आपको नजर आ रहा है कि नंबर्स के ऊपर जो है कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, उनको पाने के लिए, उनको हासिल करने के लिए आपको शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ता है। बहरहाल ये हिस्सा कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसी के अंदर आपके पास स्पेस बार मौजूद है। स्पेस बार जो है काफी लंबी सबसे बड़ी की होती है। ये क्यों इतनी लंबी, इतनी बड़ी होती है? क्योंकि ये चीज चली आ रही है टाइपराइटर के जमाने से। जब लोग टाइपराइटर यूज करते थे तो उसमें स्पेस की के जरिए से वो चीजों को अलाइन करते थे, स्पेस 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 दबा के, तो उसकी की को अमूमन बड़ा रखा गया। वही डिजाइन जो है हमारे कीबोर्ड्स के अंदर आया। अलबत्ता वक्त के साथ साथ आपको लैपटॉप्स वगैरह के अंदर नए नए डिजाइन नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल हुआ कि जी कीबोर्ड का जो डिजाइन है वो QWERTY क्यों है? तो उसके पीछे क्या वजह है अफसा? क्या वजह है कि हमारे कीबोर्ड के अंदर कीज जो है वो ABCDEFG इस ऑर्डर में नहीं है? जोर से बोलो। नबिया, नबिया कहाँ है जी? नबिया क्यों है? जोर से, जोर से। टाइपराइटर की वजह से, जब टाइपराइटर था उसके अंदर जब हम तेजी से कीज को प्रेस करते थे वो आपस में फंस जाती थी। लैब में कीबोर्ड रखा हुआ है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। वो कीबोर्ड चूंकि इतना पुराना हो गया तो उसमें कीज वैसी ही फंस रही है, लेकिन आपको उसमें नजर आएगा कीज इस तरह से उसके अंदर हैमर जाके फंस जाता था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कीबोर्ड के लेआउट को आगे पीछे कर दो, कीज को आगे पीछे करो, तो आप जो इसके अंदर कंफ्यूज, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सोचने में और कीज को वापस आने का मौका मिल जाएगा।
लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और की के अंदर कीबोर्ड की टाइपिंग के अंदर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि बाकायदा इसके ऊपर कॉम्पिटिशन होते थे कि कौन तेजी से कीबोर्ड पे टाइप कर सकता है, बाकायदा कॉम्पिटिशन होते थे। आप जॉब के लिए जाते थे एज ए सेक्रेटरी, तो वहां पे एक ही बात पूछी जाती थी, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, आपकी प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक्स तो नहीं होती, कहा कुछ था लिख कुछ दिया, तो बाकायदा इसका होता था। इतनी तरबियत के बावजूद भी लोग कभी भी इस तेजी से नहीं कर सके कि उनकी कीज आपस में फंस जाए। तो ये लेआउट बहुत कामयाब हुआ और यही लेआउट फिर आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। एक और की है बड़ी मशहूर, एंटर की। जब टाइपराइटर पे था तो एंटर की से क्या होता था, अगली लाइन पे आ जाओ, और यही काम आपके कंप्यूटर पे भी होता है। लेकिन एक और काम भी एंटर की करते कि बाज दफा ओके वगैरह, समझो ओके का सिग्नल देने के लिए, ओके एंटर की, ओके हो गया, आगे बढ़ो, सही। तो एंटर की जो है दो पर्पस को सर्व कर रही है, एक नेक्स्ट लाइन और दूसरा ओके का सिग्नल देने के लिए कि ओके। जैसे अभी हम लोग विंडोज की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि वहां पे आप माउस के बगैर भी उसको इंस्टॉलेशन पे लेके जा सकते हैं। तो जहां पे अगर वो पूछता है कि नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बजाय आप एंटर की प्रेस कर दे, वो खुद ही नेक्स्ट पे चला जाएगा। कीबोर्ड के अंदर आप लॉग इन कर रहे हैं, आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला talha@gce.edu.pk और वहां पे जाके आपने नेक्स्ट के बटन पे जाके क्लिक किया, ऐसे करते ना आप, नेक्स्ट पे क्लिक ना करें, एंटर की प्रेस कीजिएगा, खुद ब खुद वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो एंटर का की जो है ओके के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर एक और की है आपकी टैब की, जो आपके टाइपराइटर के जमाने से चली आ रही है। टाइपराइटर के अंदर चूंकि टेबल्स वगैरह बनाने का ऑप्शन नहीं था, तो अलाइनमेंट के लिए लोग स्पेस बार यूज करते थे। उन्होंने कहा चलो यार हम टैब की क्यों यूज करें, हमने टैब दबाया वो आगे हो गया, एक टैब दबाया वो यूं आगे चला गया। तो आपने अगर अलाइनमेंट कर ली, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे का नाम नेम, उसके बाद दो दफा टैब दबाया तो इतना आगे होके वहां पे उसने नाम लिख दिया। अभी भी एमएस वर्ड के अंदर आप टैब को यूज कर सकते हैं, आपको नजर आएगा टैब से वो स्पेसिंग दे रहा है। इसके अलावा उसके दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बुनियादी मकसद इसका स्पेस देना था। फिर हम आगे चले, एक और की आपके पास एस्केप की बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अमूमन अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, एप्लीकेशन फुल स्क्रीन पे है, या इवन यूट्यूब की वीडियो अगर आपकी फुल स्क्रीन पर है, आप एस्केप दबा के देखिएगा क्या होता है, एस्केप वहां से बाहर निकल आएगा। एस्केप, क्लास से एस्केप करना क्या मतलब, क्लास से बाहर निकल जाना। तो वीडियो फुल स्क्रीन पर है, गेम फुल स्क्रीन पर, एस्केप की पर आई तो बाहर आ गए। जो पुरानी एप्लीकेशन थी उसके अंदर कीज वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, प्रोग्राम को एग्जिट करना तो एस्केप दबाना होता था। अब तो आपके पास कर्सर होता है, आप माउस को घुमाते हुए जाके क्रॉस पे ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऊपर आपके फंक्शन कीज है, F1, F2, F3। पहले इनका बहुत ज्यादा काम होता था, इसके जरिए से आप फाइल को राइट कर रहे हैं, फाइल को ओपन करना है, फाइल को प्रिंटर पे भेजना है, तो इन कीज को इस्तेमाल करते थे। अभी भी विंडोज वगैरह में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। विंडोज के अंदर अगर आपने हेल्प की फाइल खोलनी है, आप एमएस वर्ड पे काम करते हुए हेल्प देखना चाहते हैं, आप F1 दबा दें, ओके। तो इस तरह के इसके इस्तेमाल है, चाहे तो अपने तौर पर इसको यूज कर लें। पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, बहरहाल ये फंक्शन कीज कहलाती हैं, ओके, F1 से लेकर F12 तक। फिर आपके पास जो है न्यूमेरिक कीपैड है, जो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह है, बिल्कुल आपके राइट साइड पर होता है। और नए कीबोर्ड्स वगैरह के अंदर, मिनी कीबोर्ड्स के अंदर उसको वैसे ही वो उड़ाते जा रहे हैं। आगे चले, फिर हमारे पास लॉक की कीज है, हमारे पास नम लॉक है। नम लॉक को ऑन करते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड को यूज कर पाते हैं, और कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो क्या करता है वो, फातिमा, कैपिटल में लिखता है। स्क्रोल लॉक का यूज करते हैं, हर एप्लीकेशन स्क्रोल लॉक को फॉलो नहीं करती, स्क्रोलिंग को वो रोक देता है। अब आपके पास आगे नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज के अंदर आपकी जो एरो कीज हैं ये भी शामिल है। तो इसके अंदर आपका आ गया फॉर एग्जांपल एरो कीज, पेज अप, पेज को स्क्रॉल अप कर दिया, पेज डाउन, पेज को नीचे स्क्रॉल कर दिया, होम लाइन के शुरू में चला गया, एंड लाइन के आखिर में चला गया। पेज अप, पेज डाउन पूरे पेज को ऑपरेट कर रहा है, और होम और एंड लाइन पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ये एमएस वर्ड के अंदर आप लोग इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। बाकी कुछ कीज आपकी ऐसी है जिनका ताल्लुक है एडिटिंग से, एडिटिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि हमारे पास है बैक स्पेस और डिलीट। अब लेट्स से कि आपने लिखा हुआ है CAT, ओके, और कर्सर आपको यहां मौजूद है। अब अगर मैंने बैक स्पेस दबाया, ओके, तो शबीना क्या चीज खत्म होगी, जोर से बोलो, ए होगा। बैक स्पेस दबाया तो उसने ए को उड़ा दिया। और अगर यहीं पे रहते हुए मैं डिलीट को दबाऊंगा तो क्या खत्म होगा, राबिया वसी, टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक स्पेस और ये हो गया आपका डिलीट। एक तो ये फर्क हो गया। दूसरी जो कीज थी, जो सी थी आपकी इंसर्ट की बारे में किसी ने पूछा था कि सर इंसर्ट की की का क्या ऑपरेशन है।
साफ सी बात है, वक्त के साथ साथ अभी डिलीट और बैक डिलीट वगैरह भी आपके नए लैपटॉप्स में आपको नजर भी नहीं आता। नंदीलेस हम इंसर्ट का बताते हैं। मसलन आपके पास लिखा हुआ है CAT, ओके, कर्सर आपका मौजूद है यहां पे, आपने की प्रेस की R, ये क्या बन जाएगा? कार्ट, ओके, CAR, ये नॉर्मल बिहेवियर है, ऐसा ही है ना। अगर आपने इंसर्ट की प्रेस की हुई है, इंसर्ट की, और इंसर्ट की के साथ आपने लिखा CA, कर्सर आपको यहां पे था, CAT था, कर्सर आपको यहां पे था, और यहां पहुंच के आपने R की प्रेस, इंसर्ट की प्रेस है, और आपने R प्रेस किया, तो अब क्या होगा? कार बन जाएगा। ये T जो है ना, T खत्म होकर R बन जाएगा। तो इंसर्ट की जो की है वो ओवरराइट कर देता है। जो T था, T को उठा के उसने क्या कर दिया? R कर। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऐसा इसको यूज नहीं करते। नॉर्मली हम इसी पे चलते हैं कि जाके R कर देते हैं, T को हटाना तो T को हम बैक स्पेस से या डिलीट से हटा देते हैं। फिर आपके पास जो है विंडोज की कीज है, विंडोज की दबाई, विंडोज का मेन्यू खुल जाता है, और इसी तरीके से विंडोज दूसरी जो की है वो विंडोज का राइट क्लिक ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी की के साथ दूसरी कीज को मिलाकर आप कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज की और डी को दबाया तो क्या होता है? मैरिश, जोर से बोलो, बताया था मैंने। विंडोज की वलीसा क्या होगा? जवेरिया क्या होगा? विंडोज की और डी को एक साथ दबाएं, डेस्कटॉप खुल जाएगा, डेस्कटॉप खुल जाता है, ठीक है, डेस्कटॉप आ जाता है। विंडोज की और ई को एक साथ दबाएं, एक्सप्लोरर खुल जाता है, माई कंप्यूटर खुल जाता है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स उन्होंने बनाए। अब पहले क्या था, F1 F2 था उस जमाने में, जब वक्त के साथ साथ तब्दीली होती गई तो विंडोज वालों ने कहा हम अपनी की डाल देते हैं, और अपनी की के साथ हम कॉम्बिनेशंस डालते हैं, तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी फिर एक और कीज है आपके पास, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट जो है वो अकेले कुछ काम नहीं करता, वो किसी के साथ किसी कॉम्बिनेशन में काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शिफ्ट और ए को दबाया तो क्या लिखा हुआ आएगा? अनिका बकाई, शिफ्ट और ए को दबाया तो क्या लिखा हुआ आएगा? हलीमा, कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा, ओके। इसी तरीके से अगर आपने शिफ्ट और वन को दबाया तो क्या लिखा हुआ आएगा? वन के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है ना, वन के ऊपर जो कौन सा सिंबल बना हुआ है, जो भी सिंबल बना हुआ है मुझे नजर नहीं आ रहा, वो बन जाएगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से कंट्रोल सी दबाएंगे तो क्या होगा? इकरा सुल्तान, कॉपी, इकरा सुल्तान। कंट्रोल और एक्स को दबाएंगे तो क्या होगा? अब्दुल रहमान क्या होगा? कट हो जाएगा, ठीक है। और इसी कंट्रोल वी को दबाएंगे तो क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट शॉर्टकट्स है जो किसी के कॉम्बिनेशन में चलते हैं। आखिर में आ गई FN की, और FN की जो की है ये वो की है जिसके जरिए से क्योंकि आप लैपटॉप्स वगैरह के अंदर आपके फंक्शन कीज वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, तो चूंकि जगह कम होती है, तो उन्होंने कहा कि यार एक ही की दो फंक्शन ऑपरेशन करे। एक की को दबाया तो उससे ब्राइटनेस कम हो जाए, और उस की को उसी की से F1 का काम भी हो जाए। तो अब उसमें क्या करना है, तो उन्होंने कहा FN दबाओगे, FN फंक्शन, तो फिर वो एक वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, हटा दोगे तो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप के अंदर क्या है कि ब्राइटनेस को बढ़ाना होता है तो मैं F1 दबाता हूँ, लेकिन अगर मुझे F1 चाहिए तो मुझे FN के साथ F1 को दबाना पड़ता है। ये वक्त के साथ साथ ना बहुत बड़ी तब्दीलियां लैपटॉप्स वगैरह में हर जगह पे आ रही हैं। एप्पल ने बीच में एक लैपटॉप रिलीज किया था जिसमें ऊपर F1 की सारी कीज को, एस्केप कीज को भी उड़ा दिया, एस्केप भी नहीं था, F1 F2 कुछ भी नहीं था, बल्कि उसकी जगह पे ना एक छोटी सी टच स्क्रीन लगी हुई थी, और आप उस टच स्क्रीन पे अपनी मर्जी से कुछ भी जो काम करना चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक के जो होते हैं ना विजुअलाइजेशन होती है, तो वो उसके अंदर बनी हुई आ रही है, विजुअलाइजेशन होती है। तो बोले हमने गाने भी नहीं सुने, म्यूजिक के अंदर थोड़े से जब सुन रहे होते हैं तो उसकी एक विजुअलाइजेशन होती है, ऊपर वेव सी बनी हुई आ रही होती है, कलर्स आ रहे होते हैं, तो उस पतली सी बार में आ रहे थे। या उस बार के अंदर हर एप्लीकेशन अपनी मर्जी से उसके अंदर बटन्स दे सकती है। फोटोशॉप को खोला तो अपनी मर्जी से बटन्स बने हुए आ गए, और टच स्क्रीन तो अपनी मर्जी से आप किसी भी बटन को टैप कर सकते थे। तो ये मुख्तलिफ तरीके लोग नए नए लेकर आ रहे हैं। ये F1 F2 की, एस्केप की कीज, ये पुरानी कीज है, अब इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरर्स वक्त के साथ साथ इसके अंदर तब्दीली लेते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? कीबोर्ड का ये हमारा कोर्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आलिया, आलिया आगे आके बैठो, आगे जगह। स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? दुआ सुहेल, पढ़ो।
जोर से पढ़ना। बल्कि सॉरी सॉरी अलिशबा, जोर से पढ़ना, सॉरी, जोर से आवाज है। आवाज आ रही शीजा? आवाज नहीं आ रही शीजा को। सर सफदर को बताऊंगा अलिशबा आपके बारे में। हरमैन पढ़ो, आवाज आगे चाहिए। शीजा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं आ रही, अब तो और भी लोगों की शिकायत है। तंजीला, शजदर रह गया। ओके, थैंक यू तंजीला, गुड, शाबाश। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, उसका रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है, मुझे वहाँ पे पढ़ने का मौका मिला। शायद आप लोग भी यही कोशिश करें कि आप लोग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रेलिवेंट चीज़ें नज़र आएँ उसको अपनी स्क्रैप बुक के अंदर जमा करते रहें। क्या ये रेलिवेंट कंटेंट है जो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं? हमने आपसे ये बात की थी कि आज के शायद याद हो, पहली क्लास में हमने यही बात की थी कि हमारा ज़माना, हमारे हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। अब वो वाला वक्त चला गया। माहीन सीधे होके बैठ जाओ यार। माइन तो वाइली ना कुर्सी क्लास से हटानी पड़ेगी, वो तो जब तक माइंड को बैठना नहीं आएगा क्लास में कुर्सियां नहीं आएंगी। तो हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, ठीक है। और वो वाला जमाना चला गया कि आपने जो है अगर मैट्रिक कर लिया तो आपके लोग आके मिठाइयाँ खिला रहे कि बच्चे ने मैट्रिक कर लिया। अब आपको अंदाजा है कि ग्रेजुएशन भी काफी नहीं है। जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है वो लोग पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ जा रहे हैं, यानी तालीम का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। मार्केट के अंदर कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप लोग गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि यार जगह जगह पे यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। आप लोग के वालदेन के ज़माने में क्या था, सिर्फ एक चीज़ थी, कराची यूनिवर्सिटी। बहुत हो गया तो एक दो डिग्री कॉलेजेस थे, हर कोई पढ़ता भी नहीं था। अब आपको नज़र आ रहा है कि हर कोई जो जाके कहीं ना कहीं गली गली के अंदर नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपके यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं। पहले हमें ये चेंज नज़र आया था प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा खुल गए थे, गली गली में, मोहल्ले में खुले हुए थे, और उससे तालीम को नुकसान बहरहाल पहुंचा। उन्होंने गली मोहल्ले के टीचर्स को हायर किया और वो भी कम पैसों पे काम करने को तैयार थे कि चलो यार चंद घंटों का काम है, लेकिन तालीमी मेयार खराब हुआ। नंबर वन, तालीमी मेयार खराब हुआ और साथ ही साथ आपकी जॉब मार्केट खराब हुई। वो आपको एक अच्छी पे क्यों देगा? वो कहता है यार मोहल्ले की लड़की आएगी, वो 10,000 रुपए में पढ़ा देगी, बहुत हुआ तो 15 ले लेगी। वो आपको अच्छी पे क्यों देगा? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, क्लास का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपको वो अच्छी पे क्यों देगा जब उसको नजर आ रहा है कि यार ये वाला काम मैं 15,000 में करा सकता हूँ? मार्केट खराब नहीं हुई? अब यही चीज जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रही है। अब आप देख लो पिछले चंद सालों के अंदर कितनी सारी यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं, कितनी सारी। आपके पास जो है इकरा यूनिवर्सिटी है, फिर हर यूनिवर्सिटी जो है जगह जगह अपने कैंपस भी खोल रही है, ऐसा है या नहीं? फिर आप इसी बीएड की दे लो। मैं बीएड के लिए वहां गया तो पता चला कि हमारे पास तकरीबन 7-8 कॉलेजेस तो सिर्फ कराची में है। ओके, एडीए भी आपका चल रहा है। अभी सिंध हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी तमाम कॉलेजेस के अंदर 4 साल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाए। अब वो अपने अपने तौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले लें, और आपको सामने नजर ही आता है कि हमारे कॉलेजेस में तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सब्जेक्ट का रेलिवेंट टीचर ही मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल बच्चे एडमिशन लेंगे, जब एडमिशन लेंगे तो उनको लाजमन डिग्री भी मिल जाएगी। अब आप लोग हैं, आप लोग मार्केट में जाएंगे तो आप लोग कैसे कॉम्पीट कर सकेंगे? आप लोग का सामना किन किन से हो रहा होगा? फातमीद वाला भी आ रहा होगा,
आपके पास दूरबीन वाला भी आ रहा होगा, इकरा का भी बच्चा आ रहा होगा, वर्चुअल का भी आ रहा होगा, इल्लामा इकबाल का भी आ रहा होगा, कराची यूनिवर्सिटी का भी आ रहा होगा। किस तरह से आप अपने आपको स्टैंड आउट करेंगे? मार्केट में कंपटीशन हुआ या नहीं हुआ? हालात टफ हुए नहीं हुए? ओके, अब आप लोग कैसे इस चीज को चैलेंज को समझते हैं हमें फेस करना चाहिए, क्या जहन में आता है? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आप एक्सेप्ट करते कि चैलेंज है, या आप कहते हैं नहीं बस ऐसी एक बात है? और हालात बदले हैं या आपके ख्याल में नहीं बदले? अब आपके सामने नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन एजुकेशन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं। अब पहले ऐसे इन चीजों का रिवाज था, अब क्या करेंगे? व्हाट्स योर ओपिनियन, किस तरह से चीजों को मैनेज करेंगे आप? वरीशा बोर्ड पे आना, क्या करेंगे आप? कौन सी क्वालिटीज? बिल्कुल एक जो है ना सॉलिड आंसर देना, स्पेसिफिक आंसर, हम क्या कर सकते हैं? बोर्ड साफ करो और करो जी। आपका आंसर है, थोड़ा सा और गौर करो, कौन सी क्वालिटीज, कौन से स्किल्स? मेरी क्वालिटी है मैं झगड़ा बहुत करता हूँ, तो अपने स्किल पे काम करूँ। ओके, तो स्पेसिफिक आंसर दो जी। यहाँ से कोई कह रहा था कुछ, दोबारा बोले। ओके, कोलैबोरेशन एक चीज हो गई, ठीक है, और कुछ? ओके, अप टू डेट रखना जरूरी है, और कुछ? ठीक है, कम्युनिकेशन, अंधी मान रहे हैं बस कम्युनिकेशन, चलो, और कुछ? ओके, ऑब्जर्वेशन से सीखना, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, और क्या था? ऑब्जर्वेशन, और अप टू डेट रखना भी हो गया जी। यहाँ से कोई कह रहा था? ओके, एआई इन एजुकेशन हो गया, और बताओ? प्रैक्टिस, ओके चलिए प्रैक्टिस भी लिखें। लेकिन अब मुझे ये बताओ, चलो ये सब बातें हो गई, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आपसे आके पूछूं कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, तो आप कहें कि सर मेहनत क्या करें? ठीक है, बात सही है, मेहनत करें। भाई कहाँ मेहनत करनी है, क्या करना है, क्या घड़ा खोदना शुरू कर दूं? वो भी तो मेहनत वाला काम है। क्या करूं? नोट्स को बिठा के पढ़ता रहूं? देखो आपको ये चीज नजर आएगी, आपके अपने घर में बच्चे होंगे, आपके घर में छोटे बहन भाई होंगे, आपके अपने बच्चे होंगे, आप उनको देखना, आप उनको कैसे गाइड करोगे? वो पूछेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे नंबर कम आए, आप आगे से एक जेनेरिक रिस्पॉन्स देंगे, बेटा मेहनत करो। वो बोले क्या मेहनत क्या करनी है, क्या करना है, क्या है? ये बात समझ में आ रही है? देखो दोनों बातों में फर्क है या नहीं? या कोई शख्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल, और मामा मुझसे आके पूछे कि सर जो है ना मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मैं अपने स्किल्स को क्या करूं? मैं उससे बोले बेटा ईमानदारी से काम करो। तो वो क्या बोले, सर मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपके ख्याल में? ऐसा है या नहीं? बेटा मेहनत करो, बेटा वक्त जाया नहीं करो। ओके सर क्या करना? ठीक है मैं वक्त जाया नहीं कर रहा, मेरा सारा काम खत्म, अब मैं क्या करूँ? बात समझ रहे मेरी बात को? स्पेसिफिक आंसर हमारे पास होना चाहिए कि बेटा तुम्हें ये वाला काम करना है, आज तुमने ये काम करना है। और मामा से मैं कहूँ कि ठीक है बेटा इस वक्त फला स्किल की मार्केट में डिमांड है, तुम उसका कोर्स कर लो। बेटा तुम्हारे अंदर मुझे फला वीकनेस नजर आ रही है, इस वीकनेस को दूर करो। दोनों बातों में फर्क है या नहीं? मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आते, बेटा मेहनत करो, एक ये जवाब। और दूसरा ये जवाब, बेटा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम्हारे मैथ्स के आखिर में जो एक्सरसाइज है ना उसको तुम बार बार सॉल्व करो, उसको ज्यादा सॉल्व करो, और जब कर लो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें नए सवाल दूंगा। मैं करूंगा क्या, मैं मैथ्स के जो नंबर है ना फिगर्स उनको आगे पीछे कर दूंगा। 23 था उसको 32 कर दूंगा, बच्चे के सवाल डबल हो गए, तो प्रैक्टिस बढ़ गई। अब तुम देखो एक वो वाला जवाब था बेटा मेहनत करो, और दूसरा ये वाला जवाब था बेटा तुम सवाल को दोबारा करो, मुझे रोजाना चेक कराना, मैं तुम्हें नए सवाल दूंगा। दोनों बातों में फर्क हुआ नहीं हुआ? अब तुम्हें समझ में आता है जब वालिदैन बच्चों से तंग होते हैं, या आप एज ए टीचर तंग होंगे अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, कि यार हम समझाते हैं वो समझता नहीं है, क्या वजह होती है? आप लोग या हम लोग जो है अक्सर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक जेनेरिक रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, एक नॉर्मल से कॉमन सी बात, बेटा तुम्हारी कोलैबोरेशन कमजोर है, बेटा तुम्हारी कम्युनिकेशन कमजोर है, या तुम्हारी ये चीज कमजोर है। अच्छा ठीक है कमजोर है, क्या करूं? तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं? जवाब बताओ, करना क्या मैंने, आगे मैं क्या कर सकता हूँ? चैलेंज समझ में आ रहा है? अब तुम लोग इसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई करो। तुम लोग को मार्केट का चैलेंज समझ में आ गया। देखो ये जो आपके पास एक न्यूज़पेपर का इक्तिबास है, उसके अंदर वो यही कह रहा है, एक आपने सुना है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये मियां आमिर जो है ना उसके ओनर है, और उनका फिर मीडिया एम्पायर भी, दुनिया न्यूज वगैरह उनका है। तो उन्हीं के साथ दूसरा बंदा उनके मिला सहाफी से, सहाफी का नाम है रऊफ कलासरा। तो उनसे उसने बताया कि जी मार्केट के अंदर जो हमारे पास लड़के आ रहे हैं उनके अंदर ये इश्यूज हैं कि वो मिलके काम नहीं करते, आपस में लड़ाई झगड़ा करते, वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, और इसके अलावा वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, ईजी मनी की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने खुद भी कुछ चैलेंजेस को रियलाइज किया, आप लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया
कि आने वाला दौर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग दौर है। आपको आज ये लग रहा है कि सर बार बार पढ़ाते रहते हैं, क्लास लंबी हो रही है और सर जाने नहीं छोड़ते, असाइनमेंट इतने सारे, आप बेफिक्र रहें। जब यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो मुझे बताइएगा ये वाला वक्त याद आएगा या वो वाला वक्त, कौन सा जमाना आपको यादगार लगेगा। जब यहाँ से बाहर जाएंगे आपको अंदाजा होगा कि आगे की लाइफ भी बहुत ज्यादा टफ होती है। अल्लाह ना करे किसी को टफ हो, लेकिन बहरहाल लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं और अपनी मर्जी से नहीं आते, वो बस आ जाते हैं। हम नहीं चाहते लेकिन वो आ जाते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दीज चैलेंजेस, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दीज चैलेंजेस, व्हाट कैन वी डू। ठीक है, कॉन्क्रीट मुझे सब एडवाइस हो, कॉन्क्रीट एडवाइस, हम क्या कर सकते हैं। समझदार तो हो ना तुम सब। मैंने कल कहा था 4 समझदार बच्चे आ जाओ तो सब पूरी क्लास आ जाएगी। जी, तो आप में से जो समझदार लोग हैं वो जवाब दें। जी जी मरियम। वंस अगेन क्या करूं मैं, ठीक है ओके। इसको मैं आज के दिन से क्या करना शुरू करूं, मुझे ये बताओ आज मैंने क्या करना है। ओके अब ठीक है, आप अपना बताएं कि अब सर मैं अपनी वीकनेस पे ये आज से मैं ये काम शुरू करूंगी। ओके एक मिनट सोच के देने थे, जल्दी कैसे सोच लिया तुमने। जी आमना, सोच के बताना आमना। ओके गुड, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने आप को चैलेंज करें। अब इसका स्टेप 1 यही होगा कि हम रियलाइज करें कि हमारे कौन से कंफर्ट जोन्स हैं, हम किस चीज के यूज टू हो चुके हैं, उससे हट के हम कोई नया काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो उसको करने की कोशिश करें। जी वहां से कोई हैंड रेज कर रहा था, अलिशबा, गुल, और कोई समझदार लोग जो हैं वही हैंड रेज करेंगे जाहिर है। जी हलीमा। ओके कंसिस्टेंसी तो हलीमा आप किस लिखें कंसिस्टेंसी, या लिखो जो हो रहा है लिखते जाओ बस। ओके हलीमा किस काम में लाओगे कंसिस्टेंसी, आज क्या करोगे। गुड, बिल्कुल। अच्छा अब आमना मेरा सवाल है, आपका क्या कंफर्ट जोन है, या मुझे, हमें नहीं मुझे। हाँ एक स्पेसिफिक एग्जांपल के सर मैं आज से ये काम करूंगी, अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकलूंगी, आज नहीं चलो कल, कोई मसला नहीं है। गुड, चलो ठीक है। इसके अलावा भी आप कर सकती थी, मैं खैर बातें बताता हूँ। जी मरियम। सही है जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ये चल रहा होता है कि असाइनमेंट दे दो, तुमने सॉल्व कर लिया। तो मरियम आपका क्या वीकनेस है, अपनी वीकनेस बताएं। ओके गुड, तो वीकनेस क्या थी, आपने तो 85 मार्क्स बताए। चलो गुड, मिसबा क्या करेंगी, क्या कर सकते हैं, कौन सी वीकनेस है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, शाबाश, अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी सफर करो थोड़ा। जी दुआ से क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में। ये क्या बात हुई, ये क्या होता है, ये क्या होता है। जी निम्रा क्या करेंगे।
गुड पॉइंट है। निम्रा का पॉइंट ये है कि हम लोग जो है अपने आप को सिर्फ एग्जाम पे फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे होते कि हमें आगे चल के कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स काम हमारे आएंगे। और इसका यही नतीजा निकलता है कि जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो आप वहां जाके बड़े हैरान परेशान होते हैं कि करना क्या है। आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि वो यही शिकायत कर रहा है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इसकी वजह क्या है कि हमारा बच्चा जो होता है वो एग्जाम के ऊपर पूरा फोकस कर रहा होता है। मैं यहाँ पे आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैंने यहाँ पे आके पढ़ाना शुरू किया तो एचईसी के आउटलाइन में जितना भी पढ़ा रहा हूँ एचईसी के आउटलाइन से पढ़ा रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं पढ़ा रहा। आप में से कोई अगर ये कहता है कि सर जो है एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, आप गलत कह रहे हैं। आपने एचईसी की आउटलाइन नहीं देखी है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। अब हुआ क्या कि तो वो जो सीनियर स्टूडेंट थे उन्होंने मेरी क्लास में बच्चों को कहना शुरू किया कि सर तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, पेपर में ये नहीं आता। ठीक है, फाइन, कोई मसला नहीं है। मैं पढ़ाता रहा। वही हमेशा की तरह होता है, कुछ बच्चे जो थे वो मुंह बना के बैठे रहते थे। आपकी क्लास में सभी मुंह बना के बैठे होते, वहां पे कुछ बच्चे बहुत ईगर होते थे। बहरहाल मैं अपना पढ़ाता रहा। मुझे उनके बारे में पता चला, वो जो भी थे या जो भी थी, वो उनको एक जगह जॉब मिल गई जॉब, मतलब सिफारिश देकर दिलवाई गई। तो जब उस बंदे ने उनसे सवाल कुछ पूछने शुरू की, ये बताओ ये क्या होता है, ये बताओ ये क्या होता है, तो वो बंदा या बंदी वहां पे रोना शुरू हो गई। अब फिर उस बंदे ने कहा, दो टीचर्स का नाम लिया, एक मेरा और एक दूसरे टीचर का, ये दो जब यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि ये भी चीजें होती है, हमें तो पता ही नहीं था। अब तुम देखो कि वो बंदा या वो बंदी आके यहाँ पे लोगों को मिसगाइड भी कर रहा है कि यार ये चीजें पेपर में नहीं आती, लेकिन जब अमली जिंदगी में कदम रखा तो वहां पे उसके आंसू बहे। बाकायदा गुस्से की बात इसीलिए पहुंचाई गई कि वो रो रहा था बाकायदा। ठीक है, तो क्यों? और रो भी रहे थे। और फिर मेरा नाम भी लिया कि भाई ये आए हैं, या एक और टीचर का भी नाम लिया था। इन दो की वजह से हमें बाद में पता चला कि ये चीजें प्रैक्टिकल भी होती हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जब वो एक तरफ तो शिकायत करते हैं प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जा रहा, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिखाया जाए तो फिर क्या करते हैं, क्या ये तो पता नहीं एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, इतना काम करा रहे। यही वाली वजह होती है कि कॉलेज वगैरह के अंदर प्रैक्टिकल के रिवाज इस वजह से भी नहीं है, क्योंकि बहरहाल प्रैक्टिकल करवाना एक मुश्किल काम होता है। बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल की तरफ लेकर आना एक मुश्किल होता है। बच्चे भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन बहरहाल निम्रा ने ये पॉइंट कहा कि हम इसके ऊपर फोकस करें। और क्या करेंगे आप लोग? आप में से जो समझदार लोग हैं ना, वो खुद हैंड रेस करें। इन्होंने दोनों हैंड रेस किए थे। महानूर जी, महानूर। एआई यूज ना करूं? ओके, महानूर कह रही मैं एआई को कम यूज करूंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जवाब गलत है। मैं एआई को, मैं जितना एआई मैं यूज कर रहा हूं, जितना देखो, असल में यार आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से एआई इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वाकईतन उससे क्रिएटिविटी खत्म हो गई। तरीका डिफरेंट होना चाहिए। जितना आप लोग यूज कर रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपसे कई गुना ज्यादा मैं एआई को यूज कर रहा हूँ। मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना। शायद मैं ये कह सकता हूँ मेरा कोई एक काम भी एआई के बगैर नहीं हो रहा। ओके, और एआई इस वक्त चली गई तो बस मेरा तो काम खत्म। लेकिन उसको इस तरीके से करना कि क्रिएटिविटी खत्म ना हो। जी, एक्चुअली यहाँ पे ये जो सवाल है ना, गुले जहरा, निगाह जहरा का, निगाह जहरा का ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि बच्चे जो है असाइनमेंट पूरा पूरा सॉल्व करते हैं अपना एआई से। यहाँ पे चलो हम टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। एज ए टीचर, आप लोग भी टीचर बनने ही वाले। एज ए टीचर आपका भी काम है कि अपने असाइनमेंट को चेंज करो। अगर आप अभी भी वही असाइनमेंट दोगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर नोट लिख कर लाएं, या आप जो है फला टॉपिक पे नोट लिख कर लाएं, तो बेटा ये चीजें तो वो है जो लाजमन एआई से होंगी। आपको यहाँ पे अपना सवाल का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमने वीडियो बनवाई, वीडियो के अंदर तो मुझे बताओ कितनी एआई यूज हो सकती है। ठीक है, अब तुम लोग कह सकते हो सर फेक वीडियो बना सकते हैं। जब वो चीज आसान हो जाएगी तो हम देखेंगे, अभी उतना आसान नहीं हुआ। थोड़ा सा आपको सवाल ऐसा पूछने की जरूरत है जिसके अंदर आपके जहन इस्तेमाल हो। क्लास इतने हम लोग इंटरेक्शन क्यों कर रहे होते हैं? इंटरेक्टिव क्लास है या नहीं? बार बार सवाल पूछो, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम एआई से पूछ सकते हो। यहाँ पे जहन फोकस हो रहा नहीं हो, सोचने में मजबूर होने नहीं हो रहे। आप लोगों को भी एज ए टीचर अपने असाइनमेंट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई पुराना वाला स्टाइल यूज करेंगे तो बच्चे एआई ही यूज करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपका भी कसूर नहीं है, कुछ टीचर का भी कसूर है। बहरहाल इसके अंदर इस पर यकीनन हमें एक वर्कशॉप करवानी चाहिए जिसमें हम बात करें कि एआई को किस तरह से यूज करें कि हमारी क्रिएटिविटी मुतासर ना हो। और कोई समझदार बच्चा? जी, बच्चों का जहर बना दिया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप बच्चे तो नहीं रहे, बड़े भी तो हो गए। अब आप लोग अपना सही फायदा नुकसान भी तो देख सकते हैं।
अब आप लोग खुद भी तो देख सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या अब अच्छा लगता है कि हम बोलेंगे कि तुम क्लास में लेट आते हो, छुट्टियां करते हो? सोचने की बात है या नहीं? तो जब चीज समझ में आ गई तो उस पर अमल भी तो करना चाहिए। वो वक्त तो चला गया ना कि जब टीचर कहती थी बेटा ए फॉर एप्पल, आपने कहा जी मिस, जो आप कहती हैं वो सही है। अब वो जमाना तो नहीं रहा। अब आप आगे करके खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी प्लान कर सकते हैं। जी आयशा जावेद, क्या करेंगी आप? अब ये मत कहना सर मैं समझदार नहीं हूँ। जी, किस पे? ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात करी कि मैं, वो कह रही कि मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत वक्त जाया करती हूँ, ऐसे ही है ना? अभी टाइम है, ओके गुड पॉइंट। प्रोक्रेस्टिनेशन कि आप जो है काम को टालते जा रहे हैं। आप कहते हैं हम आखिर में करेंगे, डेडलाइन आएगी तो हम ये काम करेंगे। और इसके अब इसका सोल्यूशन हमने निकाला कि हमने बोनस मार्क्स देना शुरू किए, लेकिन इसके बावजूद लोग हर चीज को आखिर वक्त तक टालते रहते हैं। और क्या कर सकते हैं? अजमीना क्या कर सकते हैं? अजमीना ऑलरेडी टीचिंग भी कर रही है तो हम अजमीना से पूछते हैं क्या। जी अजमीना, जोर से बोलो, मुझे आवाज समझ नहीं आई। ओके, अजमीना कह रही है, और बहुत अच्छी बात अजमीना ने कही, ऑनेस्ट बात की। ये बात ओके गुड पॉइंट अजमीना, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। उन्होंने ऑनेस्ट बात की कि मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं करती, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। ओके, मुझे ये फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तो अब इससे अजमीना क्या कर सकती हैं? अब इसको लिखो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं आखिर में बताऊं क्या कर सकते हो। और कोई बताए पॉइंट? जी मैरिश। जोन आउट, बिल्कुल देखिए जोन आउट ये बिल्कुल वैलिड इशू है। जोन आउट होना, हबीबा जो है वो भी अक्सर मैंने देखा है जोन आउट हो जाती हैं, तो ये होता है। ओके, मैंने अक्सर लोगों को यहाँ पे देखा क्लास के अंदर। ओके, और बताओ। जी गुल। ओके, नॉलेज लिखें, नॉलेज उस पर बात करते हैं। जी दुआ। जल्दबाजी का होना, ओके लिखें लिखें। ओके, टू हेस्ट, ओके। इबादा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी, और सवेरा कौरा। ओके, वही वाली बात, हेस्ट, HAST, हेस्ट बहुत जल्दी है। और बताओ आलिया। ठीक है, आपकी वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? जल्दी समझ नहीं आता, ओके ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके। स्लो प्रोग्रेस, ये लिख दें आप। और बताएं, और कोई समझदार बच्चा? जी मुंतहा। ओके लिखें, टू क्विक टू क्राई, बहुत जल्दी रो लेती हूँ। और बताएं, राबिया वसी इरशाद। लिखे, गर्दन हिला दी उन्होंने, लिखे गर्दन मटके, लिखे गर्दन मटकाई, हिलाई नहीं हूँ, मटकाई। वो एक खिलौना आता है, आपने देखा, जो गाड़ियों के डैशबोर्ड में रखा हुआ होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है। जी, मैं आप लोग को फिट करूंगा अपनी गाड़ी पे। जी, जी रिदा, रिदा। परफेक्शन लिखें, परफेक्शन। और कोई पॉइंट किसी का? टाइम मैनेजमेंट लिख लें, ओके। जी गुल, चलो बस हो गया गुल, आगे। आप समझदार नहीं है ना, सिर्फ समझदार बच्चों का नाम लिया था। ओके उमामा। एक मेन पॉइंट ये है कि हमें माइलस्टोन सेट करने चाहिए, जो चीज़ हम अचीव करने आपकी जा रहे वीकनेस क्या है? हैं। आपकी वीकनेस क्या है? जी निगाह जरा। ठीक है, देखो आज जो है, हाँ बोलो आशा।
गुड। अच्छा जी, बस अब आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे। शायद आपको सर मुमताज ने ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताया हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब यही है कि यार हम लोग अपने ख्यालात को डिस्कस कर रहे हैं, उन चीज़ों को जमा करके लिख रहे हैं। ये एक नो जजमेंट जोन, एक ऐसी जगह जिसके अंदर कोई जजमेंट नहीं है। अगर कोई आप में से कहता है कि मेरे सर पे खारिश बहुत होती है, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता या पढ़ नहीं पाती, तो ये भी वैलिड था। नो जजमेंट जोन ना, इसमें हंसने की बात नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो इसका पॉइंट है, जो पॉइंट है, हम उसको आके लेकर आए। देखो, इतना हम सबने तस्लीम कर लिया कि आज जो हमारा दौर है ये बहुत चैलेंजिंग दौर है, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आने वाला वक्त चैलेंजिंग है। अब उससे हम कैसे आगे निकलें? सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, अपने आप को पहचानें और अपनी वीकनेसेस पे काम करें। हर शख्स की वीकनेस डिफरेंट है, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे ये सवाल होता है, क्या हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी 5 क्वालिटीज लिखो और 5 बैड हैबिट्स लिखो या 5 वीकनेसेस लिखो, क्या हमें से हर बंदा लिख पाता है? नहीं लिख पाता। आपको देखो, अभी जब मैंने आप लोग से सवाल पूछा नादिया, तो आप लोग जो है जवाब देते हुए घबराए, सोच रहे हैं। इसका मतलब है कभी नहीं सोचा कि हमारी क्या क्या वीकनेसेस है, हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, और उस कमजोरी पे काम करना तो बात की बात है। जब आप सोच ही नहीं रहे तो काम कहां से करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आदमी अपने आप को पहचाने। अगर आप लोग ये फिलॉसफी वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं या ईस्टर्न फिलॉसफी में दिलचस्पी रखते हैं, तो वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सवेरा, कि वो इसी को कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानना, अपना तजिया करना, अपने आप को एनालाइज करना। अब यहाँ पे क्या होता है, मसलन आपके मार्क्स कम आए या आपको जो है टीचर ने अप्रिशिएट नहीं किया, आप पहले क्या बोलेंगे? यार टीचर जो है ना वो अपने फेवरेट बच्चों को देते हैं, पता नहीं मेरे पीछे पड़े हुए। आप यही नहीं सोचते कि हमारी भी तो कोई वीकनेस हो सकती है? या आप ये सोचते हैं कि सर ने इतना असाइनमेंट्स दे दिया मसलन, आप ये नहीं सोचते कि यार क्या पता मेरी टाइम मैनेजमेंट में इशू हो, काम वाकई इतना ज्यादा ना हो, ये मसला आया। अब उसके बाद हमने कुछ इश्यूज के बारे में बात की कि यार हम इन इश्यूज के अंदर हमें कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी वीकनेसेस नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी वीकनेस तो यही है कि हमें अपनी वीकनेसेस का ही नहीं पता, हमें अपनी कमजोरियों ही का नहीं पता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज एक दिन में नहीं आएगी। घर जाओ, बैठो, आराम से सोचो, गौर करो, 2 दिन बाद फिर गौर करो, अपने आप को एनालाइज करो। और मजे की बात क्या है कि वक्त के साथ साथ आप चेंज होते जाते हैं, आपकी शख्सियत के अंदर बेहतरी आती जाती है। अगर मैंने यहाँ पे टीचिंग शुरू की, मेरी पहले वाला टीचिंग स्टाइल डिफरेंट था, आज का स्टाइल डिफरेंट है। अगला साल आएगा, मेरा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। वक्त के साथ साथ अलवीना अलवीना वक्त के साथ साथ हम लोग के स्टाइल के अंदर, हमारी शख्सियत के अंदर तब्दीलियां आती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी वीकनेसेस के अंदर भी तब्दीलियां आती हैं। अब ये वो चीज़ है जिसके अंदर घर में बैठाओ अपने घर के अंदर, लोगों को बात करते मिलके। अब हमारे घरों में तो ये भी है ना कि हमारे वालिदैन भी बैठने को तैयार नहीं होते। अभी आप लोग जब वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के लिए फैमिली को मिन्नत नहीं करोगे, आए बैठे। अब आप सोचोगे हम तो पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो उनके पास इसका भी वक्त नहीं है। अब मैं उन पर इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हमारा लाइफ स्टाइल कितना गंदा हो चुका है, कितना चेंज हो चुका है कि हम पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए बैठने को तैयार नहीं है। आप बैठो घर के अंदर, भाई को बोलो आए बैठे, हम लोग अपनी अपनी वीकनेसेस की बात करते हैं, मेरी क्या वीकनेस है, तुम्हारी क्या वीकनेस है, और उनका जवाब क्या आएगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसे ही है ना, यही जवाब देंगे वो। कोई भी इन सब चीजों को सोचने को तैयार नहीं है, और नहीं सोचता, फिर लॉस होता तो क्या कहते हैं? हमारे साथ ज्यादती हो रही है, डिग्रियां जला दो, सड़क पे खड़ के एहतजाज करो, अपनी गलती पे कोई गौर नहीं करता। यहाँ पे जो कुछ आप लोगों ने पॉइंट्स कहे हैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो एक बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसी का जो एक चीज होती है वो होती है परफेक्शन। दोनों बहुत आपस में जुड़े हुए। ओके, मैं तकरीबन सारे चीजों को तो कवर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बस कर दो यार, इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलते हो अलिशमा। तो आज जो है, कल बुशरा ने बोला था, आज अलिशमा ने, मैं इसलिए ना बताता हूँ कि ऐसा ना सामने वाले को तुम लोग निगल लो। ओके, कुछ डर लग रहा होता है। पीछे मैरिज बैठी, मैरिज अंदर चली गई, फिर उसके पेरेंट्स आके बोले कि हमारी बच्ची कॉलेज आई थी, गायब हो गई, कहाँ हो गई, खा गई उसको। ओके, हम एक बात करते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी का एक दूसरा जुज है परफेक्शन। कि दोनों चीजें जो होती है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, परफेक्शन भी उन्हीं लोगों के अंदर अच्छी चीजें होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि बाज़ दफा लोगों के दिल में खौफ बैठा हुआ होता है, कोई क्या कहेगा, या मेरे काम के ऊपर कोई तनकीद करेगा, कोई उंगली उठाएगा। अब कहीं पे तो आप चले जाते हैं बिल्कुल परफेक्शन पे, और कहीं पे आप चले जाते हैं मैंने करना ही नहीं है, कि मेरे बस की बात ही नहीं है।
देखो आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छी जो एक चीज़ है, मुझे बचपन में कहानी पढ़ी थी, इश्तियाक अहमद साहब का नाम सुना है? इश्तियाक अहमद साहब की कहानी थी, मुझे आज तक याद है कि एक बच्चा जो है घर से बाहर निकलता है कि यार मुझे बड़ा आदमी बनना है। अब्बू के पास जाते दिमाग खराब मत करो, अम्मी के पास जाते तो बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, जाओ बाहर जाओ। हर किसी के पास जाता है। रास्ते में उसको एक बुरी खातून मिलती है, वो कहती है कि मुझे ये बताया कि मैंने बड़ा आदमी बनना है। तो वो कहती है कि अच्छा और मतलब समझाती हूँ कैसे बनते हैं, जैसे मुझे सड़क क्रॉस करनी है, सड़क क्रॉस करते हैं, बेटा ये सामान उठा के लेके जा रही हूँ, सामान पहुंचा दूँ। तो खुद ही वो सामान खातून पहुंचाती हैं, सड़क क्रॉस करती हैं, ऊपर तक रखती हैं। फिर उसको समझाती हैं कि बेटा तुम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। वो पूछता है क्यों? वो कहते देखो बेटा, बड़ा आदमी बनने का मतलब ये है कि इसका जो प्रोसेस है वो सीढ़ी पे चलने की तरह है। तुम एक कदम तो उठाओ। अब मैं तुम्हारे साथ चलती रही, तुमने कहीं भी मेरा हाथ नहीं थामा, सड़क क्रॉस करने में मेरी मदद करते। तुमने जो है कहीं भी मेरा सामान नहीं उठाया, तुम कहते चाहिए मुझे वो सामान दे दे मैं उठा लूँ। ओके, जब तुम ये छोटे छोटे काम करने को तैयार नहीं हो, तुम इस सीढ़ी पे कदम रखने को तैयार नहीं हो, तुम छलांग मार के ऊपर नहीं पहुंच सकते। बेटा ये जो जिंदगी में आगे बढ़ने का जो अमल है ना, वो भी ऐसा ही है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम। ये छोटे छोटे काम करोगे, ये तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। और इसी तरीके से छोटे छोटे कामों को याद भी रखो, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी याद रखो। अब आजकल के दौर में चूंकि हम लोग के जहन से बातें निकल जाती हैं, तो एक चीज को सजेस्ट करते हैं, डायरी बनाओ और डायरी के अंदर पॉजिटिव चीजें लिखो। आज ये 5 पॉजिटिव चीजें मेरे साथ हुई, या आज मैंने ये 5 पॉजिटिव काम किए, आज मैंने अजमीना की तारीफ की, किसने कॉन्फिडेंस के साथ ऑनेस्टली बात की, अजमीना लिखे इस बात को। और नेक्स्ट टाइम जो है वो ये ना सोचे कि मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो ये सोचे मैंने ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दिया था, मैं ऑनेस्ट हूँ। ये छोटी छोटी बातों को अपने आप को अप्रिशिएट करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आप लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस का इशू जो आता है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमें बचपन के अंदर एक नर्चरिंग माहौल नहीं मिला होता। हमारे वालिदैन एक तो बच्चों की लाइन लगी हुई होती है, एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद एक बच्चा। और उसके बाद वालिदैन खुद भी इतना परेशान और हैरान। सबसे बात है, वालिदैन की अपनी भी तरबियत नहीं होती। मेरा बस चलो तो वालिदैन को हम शादी से पहले कहें बेटा जाके कोर्स करके आओ, उसके बाद बच्चों की बात करना। नहीं, हकीकत है, ये बात बिल्कुल सही है। चाइल्डहुड साइकोलॉजी नहीं पढ़नी चाहिए उनको क्या? ओके, क्या उनको नहीं पता होता बच्चे की नफ्सियात क्या होती है? ये चीजें उनको पता होनी चाहिए, उनको नहीं पता होती। वो अपने कामों में लगे होते हैं, अपनी चीजों में लगे हुए होते हैं। पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दादा जान ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा, दादी ने सीखा, तो वो अपने बच्चों में, पोतों नवासों में उसको ट्रांसफर करते थे। अब होता क्या, एक तो हमारे माशाल्लाह दादा दादी भी जो है वो आखिर वक्त तक उनके दिल में जो एक होता है ना जलन, वो आखिर वक्त तक चलती है। ये मेरा बच्चा प्यारा बच्चा है, तो इसका बच्चा, इसका पोता भी मेरा प्यारा। और ये जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो उसके बच्चों को भी मैंने जो है, या इसकी बहू को मैं पसंद नहीं करता, इसकी जो बीवी है, तो लिहाजा उसके बच्चों के साथ भी मैंने बुरा सलूक करना है। लेकिन होता क्या था, बहरहाल जब लोगों के दिल साफ थे तो ये अच्छी तरबियत हो जाती थी। अब वो वक्त नहीं रहा, ना लोगों के दिल साफ होते हैं और ना ही हमारे वालिदैन को कुछ पता होता है। अब होता क्या, तुम्हें नर्चरिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तुम बच्चे लेके जाते हो बाप के पास, मैंने ये काम किया, वो काम किया। मास पेरेंट्स इतने नफ्सियाती होते हैं कि बच्चे जो है वो 99% मार्क्स लेके जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे 1 नंबर कम क्यों आए। और बाकायदा मुझे खुद किसी ने बड़े फखर से बताया, मेरा बच्चा तो रोने लगा। और मैंने कहा तुम पागल हो यार, तुम मतलब बच्चे जो है ना, तो अल्लाह ने मतलब बहुत बड़ा जुल्म करे तुम बच्चों के साथ। और हमारे यहाँ लोग ये नहीं समझते क़यामत के दिन इसका भी हिसाब होगा, जो आपने बच्चों के साथ ज्यादतियां की होती हैं। अब इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा होता। आपको पीछे कोई जो है ना हाइप करने वाला बंदा नहीं मिला, कर सकते हो। देखा आपने बॉक्सिंग वगैरह के मैच में पीछे एक बंदा खड़ा हुआ होता है, या साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका यही काम होता है वो हाइप करना। तुम कर सकते हो, जबरदस्त, कोई मसला नहीं है। हमारे पीछे कोई बंदा नहीं ऐसा खड़ा हुआ, हम अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हमें नहीं कर रहा होता। मैंने जब यहाँ पे टीचिंग शुरू की थी, मुझे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सीनियर्स बच्चे मेरे खिलाफ, जो अपने बच्चे हैं वो कह रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहे, इतना सारा पढ़ा रहे हैं, और यही शिकायत थी कि पढ़ाते बहुत ज्यादा है। और बाज़ दफ़ा टीचर्स भी कि भाई इतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। और लैब वगैरह स्टार्ट हुई तो फिर एक इशू के इतने बजे तक बच्चों को रोक के रखा हुआ है। किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहे, हमें वो वक्त भी आया कि अप्रिशिएट करने वाले लोग भी मिल गए। आप लोगों से मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं, आप लोग ओवरऑल, आप लोग को मेरे साथ काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वक्त वक्त की बात है, अगर उस वक्त मैं हिम्मत हार देता तो आज मैं यहाँ पहुंच पाता। इसी तरीके से बेटा अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना याद रखो, छोटी छोटी कामयाबी को याद रखो। तुम्हें कोई हाइप करने वाला बंदा नहीं मिला, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम्हें खुद को हाइप करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये करना पड़ेगा। परफेक्शनिज्म की बात है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, उसका हल सोल्यूशन क्या है कि भाई लर्न टू लिव विद योर मिस्टेक्स। आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि भाई कामिल कोई भी नहीं है, कामिल सिर्फ अल्लाह की जात है। हम जो इंसान है, हमसे कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई खामी होगी, फाइन, कोई मसला नहीं है। अब जब मैं काम करता हूँ, मेरे पास कोई गलतियां होती है, मुझसे बाज़ दफ़ा टीचर्स पॉइंट आउट करते हैं, बाज़ दफ़ा प्रिंसिपल साहब पॉइंट आउट करते हैं, ओके फाइन, मसला नहीं है। मैंने अब एक तरीका बनाता हूँ, हर सेमेस्टर के आखिर में बच्चों से फीडबैक लेता हूँ। फीडबैक लेने का मतलब क्या है कि मैं इस बात को मान रहा हूँ कि मैं परफेक्ट
नहीं हूँ, मेरी गलतियां बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको करूँगा। मैंने कभी दावा नहीं करा कि मैं परफेक्ट हूँ, बात ही खत्म। बाज़ दफ़ा सवाल का जवाब नहीं पता होता, मैं कहता हूँ नहीं पता, मैंने दावा ही नहीं किया कि मुझे हर चीज़ मालूम है। तो वी शुड लर्न टू लिव विद आवर लिमिटेशंस, कि भाई हम परफेक्ट नहीं हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात है, अब टू क्विक टू क्राई वगैरह की जो बात है, इसका सीधी सी बात, इसका ताल्लुक है इमोशनल इंटेलिजेंस से, जो हमारे बच्चे बहुत लैक करते हैं। और आप तो क्या 2.5 के अंदर अक्सर मैरिड खवातीन हैं, मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, और एज वाइज भी आप लोग से बहुत आगे। लेकिन उसके बावजूद जो है, उसमें एक बच्ची को मैं बेटा बेटा कह रहा था, कह रहा मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं अब आप मेरे बेटे, एज का इतना डिफरेंस होता है वहां पे। तो लेकिन उसके बावजूद वहां पे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को फेस किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में नहीं होती, ये वक्त के साथ साथ पैदा होती है। किस बात पे हमें रोना है, किस बात पे नहीं रोना, किस बात को इग्नोर करना है, किस बात को लेट गो कर देना है। टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई वो ये है कि आप जो है अपने कामों को लिखना शुरू करें, बस इतना करें। सुबह उठें, काम की लिस्ट लेके एक डायरी ले लें, वो बचपन में डायरी होती थी ना, डेट डालें आज मैंने ये काम करना है। शाम को रात को जो है उस लिस्ट में से जो काम हो गए टिक टिक करके बंद काट दें, जो काम नहीं हुए उसको अगले दिन में डाल दें, और जो काम नहीं हो रहे उसको रोजाना लिखते जाएं, एक ना एक दिन हो ही जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सब चीज़ों की बुनियाद जो है ना वो काम लिखने से है। काम को लिखना शुरू करें, काम को देखें हमने आज ये काम करना है। एक और मैं यहाँ पे टिप दे रहा हूँ, इससे आप लोग की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर। एक चीज़ बेटा ये है कि रातों को जागो नहीं। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा काम तो आप ही देते हैं, आप ही की वजह से जागते हैं। हमसे घर वाले पूछते कि तुम रात को क्यों नहीं सोते, तुम्हें नींद क्यों नहीं आते, तो सर तला ने इतने काम दिए हमें। लेकिन जो है बेटा इसका जो सही तरीका है ना, देखो लेट्स से कि तुम जो हो रात भर तुम जागे, तुम रात को 2 बजे सोए और तुम 6 बजे उठ गए, 4 घंटे सोए, एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुमने ईशा की नमाज पढ़ के 9 बजे तुम लोग सो गए, 1 बजे उठ गए, दोनों दफा में 4 घंटे की नींद हो रही है। लेकिन जो तुम 9 बजे सोए हो ना, उसमें और 2 बजे तक तुम जागे, दोनों में बहुत फर्क है। जो आपकी अर्ली नाइट की जो नींद होती है ना, उससे आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके नफ्सियात के, आपके जहन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कि मैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता रहता हूँ, मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक रिसर्च भी आई है कि जब आप अपने गुद्दी वगैरह का मसाज करते हैं ना, तो इससे आपके दिमाग का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलता है। ठीक है, सर पे तेल वगैरह लगाने से, इस साइड पे तेल लगाने से आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है जहन का। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अर्ली नाइट की स्लीप होती है ना, उससे आपके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं खुद चूंकि स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने अपना जमाना भी देखा, तो मुझे डिप्रेशन का बहुत ज्यादा इशू था। ओके, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस होता था, जिंदगी से बेजार, दुनिया से बेजार, कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने एक बात रियलाइज की कि जहाँ पे मैं जो हूँ, रात को जो है नींद मेरी पूरी हो गई, उस दिन जो है मेरा एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बिल्कुल वही हालात है, वही मैं बस में जा रहा हूँ, 2 घंटे तक बस में खड़ा हुआ हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, लंच वगैरह की कोई तरतीब नहीं है, अजीब सा हालात। मैं, मेरा ऑफिस जहाँ पे था वहाँ पे उस वक्त लंच का कोई था भी नहीं, वहाँ पे हम लोग को रोड क्रॉस करके बहुत दूर जाना पड़ता था। और इधर मैंने जॉब स्विच की, उधर जो है वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट लाइन से खुल गए। तो एक सारे इश्यूज थे मेरे साथ, लेकिन जिस दिन मेरी नींद पूरी होती थी उस दिन मेरा एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता था। तो हमारे पास काम ज्यादा है, तुम रात को नहीं सो पा रहे, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो के अलार्म लगा के उठ जाओ, कि तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। थोड़ी सी वर्जिश भी कर लो। ओके, आप में से अभी, अब मैं मतलब आप लोग, वर्जिश करना कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज है। नेट पे बेताश वीडियोस है, थोड़ी बहुत वर्जिश करो, कुछ करोगे थोड़ी क्या ज्यादा करो, लेकिन थोड़ी तो कम से कम करो। तुम्हें खुद देखना तुम्हारे जहन पे, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। इससे तुम्हारी इमोशनल रिजिलियंस बढ़ेगी। इमोशनल रिजिलियंस, रिजिलियंस मतलब क्या, चैलेंज का सामना कर सको। किसी ने कुछ कह दिया कोई मसला नहीं, टीचर ने मार दिया कोई मसला नहीं, घर में किसी ने, देखो बहुत सारे इश्यूज होंगे, घर में कुछ कह दिया, कजन ने कुछ कह दिया। रिजिलियंस का मतलब यही है। रिजिलियंस का आप लोग, अगेन वही वाली बात, आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है बॉक्सिंग वगैरह, आपके माइक टायसन वगैरह की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आप देखें, वही वाला पॉइंट बार बार कि भाई मार खा के मैं दोबारा खड़ा हो जाता था। मोहम्मद अली बहुत बड़ा बॉक्सर है, शायद नाम सुना हो, तो उसका यही मुझे याद है, उसके उसमें था कि वो बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था, तो खड़ा हो गया था, मारो मारो मुझे, वो बार बार उसको मार रहा था, फिर आखिर में उसने एक पंच मारा, वो गया। और उसने अपनी बायोग्राफी में भी यही लिखा है कि उसको ये नहीं पता था कि मैं कितनी पंचेस बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो मार मार के थक गया, लेकिन मैं नहीं थका, और फिर आखिर में मैंने पंच किया, वो चला गया। रिजिलियंस डेवलप किया आपने। रिजिलियंस डेवलप करने का, अब आप बोले कि सर वर्जिश का ताल्लुक जिस्म से है, सोने का ताल्लुक जिस्म से है, इससे जहन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन बात क्या है कि अल्लाह ने इन तमाम चीजों को आपस में बनाया हुआ। जिस्म मजबूत होगा, जहन मजबूत होगा, जहन मजबूत होगा, जिस्म, अमूमन ऐसे ही होता है। अब तुम्हें ये चीज भी नजर आएगी, तुम्हें ये भी चीज भी नजर आएगी, जैसे
और मैं अभी बड़े हैरत से देख रही है, क्लास के अंदर बाज बच्चे जो होते हैं ना, मतलब टीचर के बड़े फेवरेट बन जाते हैं उसकी, और उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। अब तुम लोग बचपन में इस बात में नोट नहीं करते, तुम कहते मुझमें क्या कमी है, लेकिन एज ए टीचर मैं बता सकता हूँ कि बाज बच्चों की जो हेल्थ अच्छी होती है ना, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। अब वो मतलब अब यूँ हेल्थ अच्छी होती है, उसके असरात भी आपके नजर आते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आते हैं, कॉन्फिडेंस नजर आने लगता है। और जो बच्चों की मेंटल हेल्थ का इश्यूज होता है, डिप्रेशन में होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होती। और फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी होती, दूसरी चीज भी अच्छी नहीं होती। मैंने चीज एज ए टीचर मैंने ऑब्जर्व की है। ओके, तुम अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करोगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। और कोई पॉइंट किसी का? ओके, और जोर से बोलना, मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके, निगाह से गुल फातिमा का ये पॉइंट, और इसी तरीके से रहमीन का भी पॉइंट कि हम बहुत जल्दी इंटरेस्ट को लूज कर देते हैं। ये वही वाली बात कि अपने ब्रेन को ट्रेन करना, अपने आप को ट्रेन करना कि यार ये काम जब तक नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। अब मैंने अपने आप को पहचाना, मैंने अपने आप को ये पहचाना कि फॉर एग्जाम्पल जब से टीचिंग शुरू की है, डिस्कॉर्ड पे मैसेजेस आते रहते हैं, ईमेल्स आती रहती हैं, मैं काम नहीं कर पाता, मैं बंद करता हूँ। मैं आराम से अपना टाइमर लगा के बैठता हूँ। मेरे पास एक मैंने वॉच ली है, टाइमर वॉच, 30 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ है। 30 मिनट्स तक ना मैंने व्हाट्सएप देखना है, ना मैंने कोई जो है कोई आपका डिस्कॉर्ड देखना है, ना मैंने ईमेल देखनी है। 30 मिनट्स पूरे हो गए, मैं खड़ा होता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर बैठ कर अपना काम करता हूँ। घंटे 2 घंटे में मेरा काम कंप्लीट हो गया, फिर बैठ के मैं ईमेल्स वगैरह का रिप्लाई करने। कल मैंने तकरीबन काफी सारे लोगों को ईमेल का रिप्लाई किया। अब वक्त के साथ साथ मैंने इस चीज को रियलाइज किया मैं कैसे अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। तो बहरहाल आप जब रेजिलियंस डेवलप करेंगे तभी आप ये काम कर पाएंगे। थोड़ा सा जब बार बार आपके मोबाइल की नोटिस वगैरह है ना, वो भी आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इसी की वजह से आपके मेंटल रेजिलियंस नहीं बनती। मेंटल रेजिलियंस का एक तरीका ये भी है कि मोबाइल मैंने 1 हफ्ते तक इस्तेमाल नहीं करना। करके देखो, देखा, एक दिन नहीं करना। ओके, मैं घर जाके उसको बंद कर दूंगा, ये करके देखो, 2 घंटे के लिए बंद कर रहा हूँ, 2 घंटे के लिए बंद कर रहा हूँ, देखूंगा भी नहीं, करके देखो। अब मसला क्या है, तुम सबकी आदत बन गई कि हाथ लेके ना, बस एक बच्चा है प्यारा सा, बस हाथ फेरते रहो, हाथ फेरते रहो, ठीक है। बल्कि किसी ने कहा था हाथ की खुजली है ये, हर वक्त बस वो छेड़ते रहो छेड़ते रहो। तो इसको रखो, 2 घंटे के लिए बंद कर दो, करके तो देखो। इसी तरीके से तुम्हारे मेंटल रेजिलियंस डेवलप होगी। शबीना, अब ये शबीना कह रही है कि सर मैं काम को कल पे टाल देती हूँ, कल कर लेंगे, ठीक है। आपके अंदर एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत है, आप चीजों को कल पे टाल रहे हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले जब आपने कामों को लिस्ट पे लिखना शुरू किया, अब शर्म आएगी नहीं आएगी? एक ही काम को हम बार बार लिखते जा रहे हैं, आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी, आप ना आ जाएगी, आज 3-4 दिन में आ जाएगी। परेशान ना, खुद सोचोगे यार इसका फायदा क्या। देखो, हैबिट बिल्डिंग का सबसे अच्छा तरीका, किसी ना किसी एक चीज को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया सूरज मगरिब से निकल आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मैंने ये काम तो लाजमन करना है, मैंने डायरी रोजाना लिखनी है। किसी एक चीज को तो पकड़ना पड़ेगा। अब तुम उसको भी टाल दो, फिर तो बस अल्लाह से दुआ करो। अब तुम अल्लाह से दुआ को भी टाल दो, तो बस मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ना किसी चीज को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि भाई ये काम मैंने करना है। दूसरी बात, इसी तरीके से फिजिकल फिटनेस वाली बात है। जब फिजिकल फिटनेस आप करोगे, आपका दिल चाहेगा सुबह उठ के स्क्वाट्स करने का, उठक बैठक करने का दिल चाहेगा, दिल चाहेगा पुशअप्स वगैरह का, नहीं चाहेगा। लेकिन अपने आपको फोर्स करोगे, जब फोर्स करोगे तो तुम्हारे अंदर खुद ब खुद ये चीज पैदा होगी, मैं बाकी काम भी कर सकता हूँ। बेटा, कि लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। करोगे तो होगा, हफ्सा करोगे तो होगा, वरना कभी भी तुम्हारे साथ ये चीज डेवलप नहीं हो सकती। जी गुल, आपके मोबाइल्स वगैरह में एप्लीकेशंस आती है, डेस्कटॉप में भी एप्लीकेशंस है जो उसको सबको लॉक कर सकती है। और मोबाइल के अंदर जो भी लेटेस्ट एंड्रॉइड के वर्जन है, उसमें डिजिटल वेल बीइंग के नाम से ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है, आप एप्स वगैरह को लॉक कर सकते हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या चीज? तो अब जो है यहाँ पे इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पे इसका मकसद ये भी था कि आपको समझ में आए क्लास के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हम क्यों करा रहे होते हैं। अब मैंने आप लोग से कहा था कि कोलैबोरेशन जरूरी है, वरीशा आके बैठो। अब देखो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या कह रहे हैं कि आपस में लोग लड़ते रहते हैं, आपस में फौरन लड़ाई हो जाती है। क्यों? उनके अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सके, ठीक है। उनके अंदर ये चीज डेवलप नहीं हो सकी आपस में डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट कैसे करें। यही वजह होती है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के जो ग्रुप्स बने तो डाइवर्स बने। और यही वजह से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई क्लास में बैठो तो
अलग अलग बैठो। अब वो बड़े होशियार है, उन्होंने क्या किया, उस ग्रुप ने निमरा है और मानूर है आगे पीछे बैठ जाते हैं और इतने होशियार है कि जैसे सर को पता नहीं चलेगा। यहाँ वालों ने ये होशियारी की हुई कि बीच में किसी और को बिठा देते, लाइबा है मुंता है, कल उन्होंने एक को बिठाया था आज दो को बिठा दिया, तो ये होशियारी चलती रहती है। वलीसा मिसबा जो है ऐसी बराबर होती हैं। दुआ हसीन कभी कभार आती हैं, लेकिन जब भी आती है वो कोने पे बैठती हैं, उनकी वही जगह है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना बेटा, इस तरह से तुम लोग की कभी भी कोलैबोरेशन डेवलप नहीं होगी। स्नेहा मेरे ख्याल में क्लास में किसी से भी बात नहीं करती, मुझे तो ऐसा फील होता है। अब वो बोलेंगे नहीं सर मेरी सबसे सलाम दुआ है। आपसे किससे स्नेहा ने आप सब लोगों से बात की है? किसी से भी नहीं किया, देखा, किसी से भी नहीं की, मुझे नजर नहीं आ रहा कोई किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया। लेकिन स्नेहा जो है बहरहाल ओवरऑल जो है क्लास के अंदर बहुत पीछे बैठी हुई होती है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती। तो बेटा ये चीजें हैं जो बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आप लोग आगे पीछे बैठोगे तो मुझे कोई फायदा हो रहा है, मुझे कुछ मेरा लेक्चर आसानी से हो जाता है, या मेरा गला जो है खराब नहीं होता। हाँ ऐसा बेटा आप लोग को इसलिए समझा रहा हूँ, बेटा कोलैबोरेशन पैदा करो, आगे पीछे डिफरेंट लोगों के साथ बैठो, कुछ बैठना ही शुरू करोगे, आपस में बातचीत होगी। ब्रेक में भले तुम लोग जो चाहे करो, एक दूसरे के जाके बाल नोचो तो भी करो, लेकिन ये इसलिए मैंने तुम लोग को बार बार बता रहा हूँ बेटा, डिफरेंट लोगों के साथ बैठोगे तो तुम्हारे अंदर वीकनेसेस दूर होंगी। अब रिदा और इकरा ओवैस कंफर्ट जोन में बैठी हुई है, रिदा इकरा ओवैस जो उनका कंफर्ट जोन है, एक साथ बैठी हुई होती है, हमेशा बैठे रहेंगी। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलोगे? आमना जो तो हमेशा अनिका के बकाई के साथ होती, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलोगे? कम अज कम एक स्टेप तो लो। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि जाके जो है ना तुम लोग सामान उठा के बाद सड़क पे जाके सामान बेचना शुरू करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कोई कह रहा है तुमसे? कोई नहीं कह रहा जाके सेल्समैन बन जाओ, जाके प्लॉट बेचना शुरू करो, गाड़ियां बेचना शुरू करो। कोई कह रहा है आपसे ये बात? सवेरा तो आपसे जो बुनियादी बात की जो डिमांड हो रही है, छोटी सी बात, एक स्टेप भी तो लेना है। एक स्टेप लेना कौन सा मुश्किल काम है? क्लास में आगे पीछे बैठ जाओ। एक स्टेप लेना कौन सा मुश्किल काम है कि तुम लोग जो हो फॉर एग्जाम्पल रोजाना डायरी लिखना शुरू कर दो। रोजाना जो है रात को मैं 10 बजे सो जाना है, ठीक है, मैं भले 2 बजे उठ जाऊंगा लेकिन 10 बजे मैंने सोना है। छोटे छोटे स्टेप तो लो। अब तुम लोग छोटे छोटे स्टेप भी नहीं लो और फिर बाद में जाके शिकवे करो कि हमारी जिंदगी पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और फला को तो पता नहीं क्या मिल जाता है, लगता है किसी ने मुझ पे जादू कराया है। ओके जी, आगे चलें। आज की जो क्लास है हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे, सुन लो, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की क्लास के अंदर एक तो मेरा गला भी खुश हो चुका, मैं खुद भी ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। झूठ नहीं बोला करो। राविर कह रही है आपकी सेहत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने जवाब दिया झूठी। देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने असेसमेंट क्राइटेरिया को। मेरा असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, जहां पे जितने भी सवालात हैं बिट वार्डन और विवाल्डी और जो भी आज पूछ के खत्म करो, क्योंकि तुम लोग मेरी ब्रेक भी खराब करते हो। अब बाद में मैं घर जाता हूँ वहां भी तुम्हारी ईमेल का रिप्लाई कर रहा होता हूँ, तो बस बहुत हो गया। आज यही पे कर लो, जो बात करनी है आज ही होगा, आज हम फैसला करके उठेंगे यहाँ से, ठीक है। जो भी किसी के जहन में सवाल है वो पूछे। देखो सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी के असेसमेंट, मैं बाकायदा इस पर इंशाल्लाह क्लासेस कराऊंगा कि कराची यूनिवर्सिटी का इम्तहान आपने कैसे देना है, पास पेपर्स को बाकायदा डिस्कस करूंगा, एग्जाम की टिप्स दूंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि उनकी जो टीचर है वो यहाँ पे आपको गाइड करें। लेकिन वहाँ का पेपर आसान होता है, मेरा पेपर पास करना मुश्किल होता है। बच्चे ऐसे हूँ, कौन कह रहा है, किसको हैरत हुई? मैं बता रहा हूँ, मैं अभी से बता रहा हूँ। बच्चे ऐसे हैं जो वहां पास हो गए लेकिन मेरे पेपर में फेल हुए हैं। ओके, अब कोई गलत फहमी तो नहीं है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? सर तला का पेपर पास करना, नंबर 1। नंबर 2, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। ओके, मैं सबके साथ एक ही जैसा सलूक रखूंगा, एक ही जैसा रवैया रखूंगा। असेसमेंट के अंदर दोस्त का मतलब यह कि किसी को फेवर नहीं करूंगा, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। अब असेसमेंट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेरा क्राइटेरिया मैं बता दूं, मैं ये समझता हूं कि गधे और घोड़े बराबर नहीं होते। अब मैंने ना किसी को गधा का ना किसी को घोड़ा का। आप क्लास के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर नहीं है, जो देर से आ रहे हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब मैं किसी स्टूडेंट को फेल करता हूं तो मेरा अपना काम बढ़ जाता है, मेरे अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। दोबारा पेपर देना है, वो आके शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं। शिकायतें भी यही लोग करते हैं, सही, सारे मसले इन्होंने खड़े किए हुए होते हैं, सारे के सारे। ओके, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे, मैं इंशाल्लाह ताला ये कभी नहीं होने दूंगा कि एक नॉन डिजर्विंग बच्चा जो है वो मेरी क्लास से पास हो जाए। यह अमानत है, हम इसको किसी को भी आंख बंद करके हमें पास नहीं करना चाहिए। ओके, आप खुद सोचो, किसी गैर अहल डॉक्टर के पास आप जाओगे, पसंद करोगे, तो वो गैर अहल डॉक्टर वहां तक पहुंचा कैसे? ना अहल डॉक्टर कैसे पहुंचा वहां पे? वो इसलिए पहुंच गया किसी ने उसको रोका नहीं।
इसी तरीके से अगर आपके अपने छोटे बहन भाई हो, आपके अपने बच्चे हो, हिना क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों को ऐसे टीचर मिले जो बिल्कुल ही फजूल हो? तो फिर आप ये कैसे चाहते हैं कि हम ऐसे यहाँ से फजूल लोगों को पास कर दे, वो आगे चल के यहाँ पे टीचर बन जाए? क्लास के अंदर वो बच्चे जो हमारे लेट आए हैं, ओके, चाहे वो यशल हो, चाहे हबीबा जब्बार हो, चाहे मुबशिरा हो, चाहे सवेरा यूनुस हो, चाहे इरम शहजादी हो, चाहे आपके मिर्जा वली साहब हो, ये पास इनका होना बहुत मुश्किल है। मैं अभी से बता दूं, इनका पास होना नामुमकिनात में से है। मैं अभी से बता रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि आप लेट आए, लेट आके आप कहें कि जी हमें भी उतने ही मार्क्स मिल जाए दूसरों को मिल रहे हैं। ये बाकी बच्चे जो हैं पागल हैं, हम इनको पहले दिन से कॉलेज में बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं, इनको अटेंडेंस लगवा रहे हैं, हम ये लोग पागल हैं क्या? ये ज्यादती है। हमारी भरपूर कोशिश होगी मैं इन बच्चों को पेपर में ना बैठने दूं, इनकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी ना बैठे, बिलफर्स बैठ जाते तो मैं कम से कम अपना पेपर में इनको निकलने नहीं दूंगा। ये बात बिल्कुल डन है, ठीक है। अब आ जाए अगली बात पे। हाँ, ये है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो करें, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये लोग अभी तक शो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बस नॉर्मल क्लास में आ रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई खास काम इनका नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ जी इन्होंने तमाम चीज़ों को कवर कर लिया है। और ये मैं आपको अपने तजुर्बे के बेसिस पे बता रहा हूँ, ऐसे जो स्टूडेंट होती है हर सेमेस्टर में यही करते हैं, ये मैं देखता आ रहा हूँ। एक बच्ची थी मेरे सेमेस्टर में, उसने ये हरकत की, मैंने भरपूर कोशिश की उसको पेपर में ना बैठने दो, बैठ के मैंने फेल किया। आप बिलीव करो कि वो बच्ची अब 6 सेमेस्टर में पहुंच चुकी है, हर सेमेस्टर में उसकी 0 अटेंडेंस है। मैं टीचर से बात कर रहा हूँ, यार उसको आप रोको, ये क्या बदतमीजी है कि वो बच्ची 0 अटेंडेंस के साथ 6 सेमेस्टर तक पहुंच गई है, वो 8 में भी पहुंच जाएगी, उसको रोको। कुछ टीचर ने फेल किया, एक टीचर ने फेल किया, मैंने भी फेल किया, अब उसको लटकाना ही है, नहीं पास होने देना। अब उम्मीद है कि अब की दफा हम उसको पेपर में बैठने नहीं देंगे, हम बार बार इस इशू को रेज करें, उसको रोको, उसको रोको, ये तरीका सही नहीं है, वो हर सेमेस्टर में ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं अपने क्लास के अंदर इस बात को मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे पास अपने इशूज लेकर आते हैं कि सर हमारा ये इशू था, हमारा वो इशू था, भाई इनके इशूज कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा रिमार्केबल परफॉर्मेंस। रिमार्केबल परफॉर्मेंस ये होती है अपने अंदर एक काया प्लेट शो करें, और काया प्लेट अभी तक इनमें से किसी ने शो नहीं की है, नंबर 1। अब जो बच्चे क्लास के अंदर हैं वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रहमान, आप देखिएगा अब्दुल रहमान, अल्लाह करे अल्लाह इनको इस्तकामत दे और कंसिस्टेंसी के साथ वो आखिर तक ऐसे ही चलते रहे, आपको इनके मार्क्स अच्छे ही नजर आएंगे। मतलब एफर्ट पुट कर रहे हैं, मैं एफर्ट को देख रहा हूँ। मैं आप में से किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, आप लोग का आर्ट्स का बैकग्राउंड है, आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ाना भी नहीं है, लेकिन आप लोग एफर्ट कितना पुट कर रहे हो, आपके एफर्ट से मैं आपको जज कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान एफर्ट पुट, अब्दुल रहमान वीक स्टूडेंट है, उसमें बहुत सारी कमजोरियाँ है, कम्युनिकेशन इसकी कमजोर है, अब बुरा मत मानना कि सबके सामने बोल दिया, कम्युनिकेशन कमजोर है, सब कुछ कमजोर, और भी चीज़ें में कमजोरी है इसकी, लेकिन एफर्ट पुट कर रहा है। लैब में आया हुआ होता है, 2:30 बजे तक कॉलेज में रुका हुआ है, काम करने की कोशिश कर रहा है, सर मुझे काम बताएं, सर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ, एफर्ट पुट कर रहा है, तो इंशाल्लाह इसके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब मैं किस तरह से जज करूंगा? आमना बतूल ने एक पॉइंट रेस किया था कि सर आपने 40 मार्क्स जो दिए हैं रिकैप के दिए या फला के इतने किए हैं। देखो बात को समझना, वेटेज जो होता है वो मेरे हाथ में, मैं चाहूं तो आपके जो है किसी भी असाइनमेंट की वेटेज बढ़ा दूं। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज मौजूद है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम मैथमेटिकल, आप लोग शायद इतनी मैथ्स में नहीं गए, बहुत आसान सा काम है। मैथमेटिकल फॉर्मूला से बढ़ा सकते हैं कि इसकी वेटेज बढ़ेगी, इसकी वेटेज कम होगी। मैं अपने तौर पे देख के जज करूंगा मैंने किस चीज़ को कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है। मेरा वुमन क्राइटेरिया ये होता है कि डिस्टिंक्टिव फैक्टर, अब ये साइंस है इसके पीछे एक साइंस होती है जिसे कहते हैं आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। ओके, आप लोग ने क्लासिकल टेस्ट थ्योरी पढ़ी होगी या पढ़ेंगे। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी वही है जिससे आप लोग गुजरते हुए आ रहे हैं। पेपर होता है, पूरा पेपर असेस करते हैं, बच्चे के मार्क्स आते हैं। माहिन ने मुंह जो बनाया हुआ था आप लोग देखते जरा, अब मैं खुद नहीं बना रहा क्योंकि तो एक होता है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, जो कि उसमें ये क्या है कि आपका पेपर होता है, पेपर चेक करते हैं, बच्चा पास हो गया। एक चीज होती है आइटम रिस्पांस थ्योरी। आइटम रिस्पांस थ्योरी के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, डिफिकल्टी, डिस्टिंक्शन और गैसिंग। डिफिकल्टी मतलब है कि वो कितना डिफिकल्ट था। डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर में ये होता है कि वो सवाल या वो आइटम कैसा है बच्चे को स्किल को जज कर सके। मसलन सवाल मेरा ये 2+2 क्या होता है, आप सब पास हो, क्या ये सवाल सही है? अगर 2+2 के बेसिस पे मैं आपको करूं क्या ये सवाल सही है? क्योंकि इतना इजी सवाल है कि इससे बच्चे के डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा कौन सा बच्चे को आता है कौन से बच्चे को नहीं आता। एक और चीज ले लो, पीली टैक्सी का कलर क्या होता है शीजा? पीली टैक्सी का कलर क्या होता है? तो सब शीजा
अब ये सवाल बताओ कि इस सवाल के अंदर जो है डिस्टिंक्टिंग फैक्टर है, डिस्टिंग्विश कर पा रहा है? आसान सा सवाल है। ओके, तो इसी तरह से आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में ये भी देखते हैं कि वो जो चीज है वो किस तरह से बच्चों को आपस में डिफरेंशिएट कर पा रहा है। ओके, ऐसे तो नहीं, सवाल बहुत ज्यादा आसान। और तीसरा फैक्टर होता है गैसिंग, कि बच्चे ने तुक्का लगा दिया। मैं इस थ्योरी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वो काम जो सबने कर लिया, जिसके अंदर अच्छे मार्क्स आ गए, ऑटोमेटिकली उसकी वेटेज कम हो जाता है। वो काम जो कम ज्यादातर लोगों ने अच्छा नहीं किया, सही नहीं किया, तो उसके अंदर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बढ़ जाता है, उसकी वेटेज बढ़ जाती है। लास्ट सेमेस्टर मैंने अपना जो पेपर दिया था आईसीटी का, 7 पेजेस का पेपर था। 7 पेजेस का पेपर था, पूरा पेपर उसी पे सॉल्व करना था। अकलमंदो, हम लोग 7 MCQs बेस्ड था। गुड, किसने कहा? ये हिना ने कहा, और हिना खुश हो रही है, लेकिन वो ऐसा इतना आसान नहीं था। पूरी बात तो सुनो हिना, इससे पहले तुम लड्डू मिठाई बांटना शुरू कर दो, पहले पूरी बात सुनो। 7-8 पेजेस का पेपर था, हर पेपर के ऊपर बच्चे का नाम लिखा हुआ था, हर पेपर के ऊपर। मुझे बात तो मुकम्मल करने दो जालिमो, मुझे बात तो मुकम्मल करने दो। मेरे घर पे भी कोई नहीं सुनता, यहाँ भी तुम लोग नहीं सुनते। तो हर पेपर पे हर बच्चे का नाम और सीट नंबर लिखा हुआ था। ओके, सबसे पहली बात तो ये, जिस बच्चे का नाम था वो उसको वही वाला पेपर मिलेगा। सवाल सबके एक जैसे थे। ओके, मैंने सवाल चेंज नहीं किए थे। अब की दफा शायद मैं ऑर्डर चेंज करूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग चीटिंग नहीं करोगे, तो इंशाल्लाह मुझे इसकी जरूरत ही नहीं करने की। जो सबसे ज्यादा बोले ना, वो सबसे ज्यादा करेंगे मेरे ख्याल में। बहरहाल, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर देखा था मेरे स्टूडेंट चीटिंग नहीं कर रहे थे, उनको भी यही समझाया था कि बेटा जब तुम लोग को मैं हर तरह से कॉपरेट कर रहा हूँ, आदमी की अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इस तरह से काम ना करो। बहरहाल, पेपर एमसीक्यूज बेस्ड था, लेकिन एमसीक्यूज नहीं थे, उसी पे पेपर पे सॉल्व करना था, टू द पॉइंट आंसर। लाइनें दी हुई, एक लाइन में आंसर तो एक लाइन में लिखना है। ओके, इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड पेपर था। एक दो उसकी जो स्लाइड्स, तस्वीर जो है ना, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी दी है कि आईसीटी का पेपर है। अगर मौका मिला मैं पेपर भी आप लोग को शो कर दूंगा। ऐसे ही पेपर इसका होगा आपका। इसका फॉर एग्जाम्पल पेपर में सवाल आ सकता है कि जैसे आपके पास न्यूमेरिक की बनी हुई है, 4 के ऊपर हैश का साइन, और आपने हैश की प्रेस करनी है, तो सवाल ये है कि आपने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कौन सी की को प्रेस करोगे तो हैश आ जाए। इसी तरह के सवाल होंगे। ईमेल हो गई, स्पैम का सवाल आ गया, ये स्पैम है या स्कैम है, ये यूआरएल जो है कहाँ पर जाएगा, मेलवेयर है, क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये फिशिंग है, कैसे पता चलेगा क्या है। इस तरह के सवाल, प्रैक्टिकल किस्म के सवाल, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को जज कर रहे हो। लेकिन सारे सवाल कहाँ से आते हैं? मेरे लेक्चर से। मेरे लेक्चर को सुन लिया, पेपर भी आपका हो जाएगा। अब लास्ट सेमेस्टर ये हुआ कि अक्सर बच्चों की पेपर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अलबत्ता उन लोगों ने, मैंने उनसे वेबसाइट बनवाई थी और कैनवा पे डिजाइन करवाया था कुछ, वो उन्होंने सबने बहुत से अच्छा किया था। जिसने अच्छा किया उसके मैंने मार्क्स दिए हैं। तो पास का फैसला वहां से हो गया, इसने ब्लॉग बनाया है और इसने डिजाइन किया है। मार्किंग का फैसला पेपर देखकर हो गया। जिनका पेपर अच्छा था उनके मार्क्स अच्छे आ गए। तो आपके यहाँ भी इसी तरीके से होगा। पेपर वगैरह सब चीजों को देख के मैं जज करूंगा मैंने किसको किस तरह से नंबर को इसमें एडजस्ट करना है। लेकिन भरपूर कोशिश यही है कि मैं किसी भी के साथ ज्यादती ना करूं। कोई भी बंदा जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है, जिसकी कमजोरी है उसको मैंने पीछे ही रखना है, उसको आगे आने नहीं देना। ओके, ये बात हो गई। अब ये सवाल आता है इस पे कि सर अब जो हमारी एक्टिविटीज है, वीडियो असाइनमेंट है, स्क्रिप्ट लिखना है। मुबशिरा ने मुझे वीडियो भेज दी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुबशिरा ने मुझे वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं भेजा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ही नहीं, उसने तफसील से ईमेल पढ़ी नहीं, उसने बस यहाँ पे सुना सर वीडियो वीडियो बोल रहे, उसे जाके वीडियो बना के भेज दी। ओके, तो मैंने उसको उस स्क्रिप्ट के मैंने उसको मार्क्स नहीं दिए और ना देने। बात समझ में आ रही है? अगला जो असाइनमेंट हमारा है वो है गूगल शीट का। आपके पास डेटा होगा, आपने बच्चों की मार्कशीट वगैरह बनानी है। मैं वक्त के साथ साथ अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन करूँ, ताकि होता क्या है कि यहाँ पे मुझे हर दफ़ा एक चैलेंज होता है कि मैं लेक्चर जो है पूरा करवाने के लिए टीचर के पास जा रहा हूँ, सर पीरियड दे दें। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि सर इतनी सारी क्लासेस ले रहे हैं। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक किसी बच्चे ने, मतलब आप लोग से भी फीडबैक लूंगा, कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी लगे तो मुझे बता दीजिएगा कि गैर है, मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसको मतलब वो नहीं करूंगा, यूज़ नहीं करूंगा। तो बहरहाल टाइम को मैनेज करने का ज़्यादा अच्छा तरीका लग रहा है कि मैं चीज़ों को ऑनलाइन कंडक्ट करूँ। तो गूगल शीट का पूरा असाइनमेंट जो है मैं ऑनलाइन ही करूंगा। ओके, आपने वीडियोस देख के उसको सॉल्व करना है। अब आप कह सकते हैं सर इसका फायदा, मैं इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में फायदा नुकसान भी बता दूंगा। आईसीटी में वैसे भी आप लोगों ने इसी चीज को पढ़ना है, यानी कि
ओके क्रोम में, वर्ल्ड ओके क्रोम में खोल के देना मुझे, कॉपी करो लिंक को। क्रोम में वैसे क्रोम है नहीं इसमें, अच्छा इसमें सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र है। ओके, आप कोई सा भी ब्राउजर इस्तेमाल करें मोबाइल में, जैसे उमामा जो है विवाल्डी को यूज कर रहे हैं, हर ब्राउजर के अंदर ये ऑप्शन होता है ऐड पेज टू होम स्क्रीन। इससे क्या होता है, उस क्विज का जो शॉर्टकट होता है वो आपके डेस्कटॉप या आपके मोबाइल की स्क्रीन पे बन जाता है। आप पे कितने क्विजेस हैं? 26 क्विजेस की आपने इस तरह से शॉर्टकट बना दी अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब आपके सामने देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गए 26 आ गए, आपने क्विजेस को, क्या हुआ गुले जरा, मैं बताता हूँ दोबारा। मोबाइल खोलो, मोबाइल के अंदर क्विज को खोलो, क्विज के अंदर तुम्हारे ब्राउजर की जो सेटिंग्स होती है, जहाँ पे शेयर वगैरह लिखा हुआ आ रहा होता है, डॉट डॉट बने हुए होते हैं, उस पर क्लिक करो, वहां पे तुम्हें ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन नजर आएगा। कोई है मोबाइल वाला? क्रोम किसी के पास है? जवेदिया, अब्दुल रहमान, ओके, वरीशा के पास क्रोम ब्राउजर है। ओके, वरीशा के पास क्रोम ब्राउजर है। देखो कोने पे ना डॉट डॉट बना हुआ है, कोने पे 3 डॉट्स बने हुए, मैंने इस पे क्लिक किया, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन का, नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट के नीचे, आपने इस पे क्लिक करके देखो क्या होता है। वो कह रहा है क्रिएट शॉर्टकट, आया गुले निगाह जहरा, आया तंजीला, नबिया, आ गया। ओके, ऐड किया आपने, पूछा कहाँ पे ऐड करना है, आपने अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी उसको ऐड कर दिया। अब आप अपनी स्क्रीन का देखना, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वाला शॉर्टकट आ चुका होगा। इस तरीके से आप 26 क्विज़ेस का शॉर्टकट बना सकते हैं। अब आपके लिए आसान हो गया किसी भी मौके पे क्विज को करना, जहां भी बैठे फौरन क्विज को उठाया, आपने करना शुरू कर दिया। एक क्विज के अंदर आपके परफेक्ट स्कोर आ गया, आप चाहे तो डिलीट कर दे, चाहे तो उसको डिलीट कर दे और आगे बढ़ जाए। ठीक है, काम आसान हो गया, मैं सारी बातें कवर हो गई। अब बात बातें मुझसे बच्चे जो है बिटवार्डन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, विवाल्डी का सवाल पूछ रहे हैं। देखो विवाल्डी तो एक आसान सी चीज है, मैंने उसके अंदर बोनस मार्क्स का सेक्शन रखा है कि बच्चों ने बोनस एक्टिविटी की थी। निगाह ज़हरा ने फॉर एग्जांपल मुझे आके इन्फॉर्म किया था कि सर क्विज के अंदर ये इशू आ रहा है। अब ये इशू बाकी बच्चे भी इन्फॉर्म कर सकते थे, लेकिन निगाह ज़हरा ने किया। मुंतहा ने मुझसे स्टोरेज के बारे में सवाल पूछा बजरिया ईमेल, बाकी लोग भी पूछ सकते थे। तो ये मैंने बस वैसे लिखा हुआ होता है कि बोनस, कि नेक्स्ट टाइम मुझे याद है कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मेरे पास पास नहीं हो रहा, मैं देखो उसने चलो बोनस एक्टिविटी तो की है ना, चलो यार उसको मार्क्स दे दो, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब विवाल्डी एक आसान सा काम है, विवाल्डी का मार्क्स कितने होने चाहिए आपके ख्याल में? ज्यादा होने चाहिए। अब बिट वार्डन है, अब बिट वार्डन को लोग ला ला के दिखाया सर बिट वार्डन से हमने कर लिया, हमने कर लिया। भाई ये तो आपसे पहले वाले भी ये वाले काम मेरे साथ कर चुके हैं। मुझे ये देखना है कि भाई आप लोग क्या बाकायदा बिट वार्डन को यूज कर रहे हो। तंजीला ने जो है फॉर एग्जाम्पल उसी वक्त अपना पासवर्ड चेंज किया और वही पासवर्ड रखा जो उसने बिट वार्डन में, बिट वार्डन ने उसको सजेस्ट किया था। बच्चे कर क्या रहे हैं, सबसे पहले कि बिट वार्डन के अंदर अपने जो फजूल से पासवर्ड थे ना वो स्टोर कर रहे हैं। यार अगर तुमने फजूल पासवर्ड स्टोर करना है तो बिट वार्डन का क्या फायदा, इसके नंबर मिलने चाहिए। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि बिट वार्डन के अंदर उन्होंने पासवर्ड बना तो दिया लेकिन वहां पे सेव नहीं किया। अब मैंने एक को कहा कि तुमने इंस्टाग्राम में इसको क्यों नहीं यूज किया, सर वो मैं भूल जाऊंगी। इसका क्या जवाब है? अरे तो बिट वार्डन ही तो इसकी भी तो अपने इस्तेमाल किया कि बिट वार्डन का मास्टर पासवर्ड याद रहे, बाकी पासवर्ड आप सबके सब उसके अंदर स्टोर हो। अब इसको हमें जज करना है, हमें लोग दिखाएं कि हाँ जी बाकायदा उन्होंने पासवर्ड चेंज किया है, ये एक्टिविटी का मकसद है। लास्ट टाइम मैं देख चुका हूँ बिट वार्डन करवाया और अगले सेमेस्टर में जब मैं उनको ब्लॉगिंग बता रहा हूँ वेबसाइट का, खैर पासवर्ड भूल गए, तो भाई इसका मतलब तुम बिट वार्डन यूज ही नहीं कर रहे थे। तो इसका मकसद ये कि आप बिट वार्डन को बाकायदा यूज कर रहे हो। अगर सबने कर लिया तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और अगर सबने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया और हमने वेरीफाई कर लिया तो उसके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। ओके, उसके बोनस मार्क्स बनेंगे उसके। बात समझ में आई मेरी? आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी कुछ समझ में आना शुरू हुआ है। मैं क्लास के अंदर एक दो बच्चे हैं, बिस्मा है फॉर एग्जांपल, बिस्मा और तंजीला मेरे जहन में है, एक और स्टूडेंट है। लैपटॉप एक कंप्यूटर पकड़ो लैब के अंदर और उस कंप्यूटर पे बच्चे से बोलो तुम लॉगिन करके दिखाओ बजरिया बिट वार्डन करके दिखाओ। अब यहाँ पे बात बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पासवर्ड जो है ना वो कोई देख लेगा, या किसी ने ये भी कहा था कि सर आपको हमारा पासवर्ड पता चल जाएगा। अगर आपने बिट वार्डन का वो 20 कैरेक्टर वाला पासवर्ड है ना तो कोई भी याद नहीं कर सकता। ओके, नंबर 1, देख भी लिया तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आपने लॉगिन करके दिखा दिया तो उसका मतलब क्या होगा, ये बात कंफर्म होगी कि आपने बाकायदा बिट वार्डन को यूज कर रहे हैं।
अगर आप ये नहीं कंफर्म करते तो फिर बेकार है बिटवार्डन को इंस्टॉल करना। ठीक है, मैं क्लास के अंदर भी अनाउंस कर दूंगा, आज कल कर दूंगा कि भाई ये 2-3 बच्चे हैं जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, कॉलेज लैब के अंदर एक कंप्यूटर लें, बच्चे बारी बारी आए, बाकायदा लॉग इन करके दिखाएं, ताकि वेरीफाई हो तो फिर उसके बोनस मार्क्स बनते हैं। बात हो गई, समझ में आ गई जी? गुल गुल फातिमा कह रही हैं, गुल फातिमा कह रही हैं कि विवाल्डी में सारे एड्स तो नहीं आ रहे लेकिन कुछ एड्स फिर भी आ जाते हैं। आप मुझे दिखा दीजिएगा कौन से एड्स है, मुमकिन आपके अभी एक बच्ची ने भी कहा था एड्स आ रहे हैं, तो मैंने देखा था उसने एड्स को ब्लॉक ही नहीं किया था, तो मुमकिन आपने एड्स को ब्लॉक ना किया हो, आप थी वो बच्ची, मुझे बात तो मुकम्मल करने दे दी। तो मुमकिन आपने एड्स को ब्लॉक ना किया इसलिए मसला आ रहा हो, बाज़ दफ़ा बाकी वो कुछ एड्स को रह जाते हैं, आप मुझे दिखा दीजिएगा जी। हलीमा भाई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग को चेंज करें, आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग को चेंज करें, तो आप जो आपकी मर्ज़ी, आप विवाल्डी में यूज़ करना चाहती है, क्रोम में, जिस ब्राउज़र को भी आप चाहती है आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना सकते हैं, मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे वहाँ पे इसका ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है जी, होगी और कोई बात? अब मेरे क्राइटेरिया, मेरे असेसमेंट के हवाले से किसी के पास कोई सवाल? सब हो गया। दुआ हसीन आपके अटेंडेंस भी शॉर्ट है, ओके, दुआ हसीन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अक्सर एब्सेंट नहीं है, ओके। क्लास में जब टीचर को सबके नाम याद हो जाते हैं उसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस भी याद रहती है। आपका भी मैं बता रहा हूँ, आपके भी पास होना मुश्किल है। देखते ही बस जुनेद साहब आए, उनको भी मैंने ईमेल कर दिया, उनको मैंने ईमेल में ये लिखा कि हमारा टाइम, क्या हो गया, क्या मुंह बना रही, क्या इशारे क्या कर रही हो तुम बीच में, तुम लोग को पता नहीं। इशारे करके ऐसे ऐसे बातें करते मुझसे, अबे गुल भी इशारे करके ऐसे बात कर रही थी, कुछ ऐसी भी आ रही थी। अच्छा खासा मैं उसको डांट रहा था, तुम लोग बीच में ना जो है ना बस पूरी जो भी पूरी टेम्पो खराब कर दिया डांटने का। तो दुआ हसीन, तैयबा, जुनेद, आप लोग का भी पास होना मुश्किल है, ओके। और कौन है? बहरहाल अच्छा, फिर आपको कोई एक और चीज नजर आ गई, जो स्कोर बोर्ड है उसके अंदर लाइकली टू फिल आता रहता है, इसीलिए के क्राइटेरिया वक्त नया असाइनमेंट आता है तो क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। ठीक है, बात आ गई। अब कोई किसी का सवाल बिटवार्डन का हो गया, कोई सवाल? वीडियो के बारे में क्या सवाल है? अच्छा ओके, बिटवार्डन का कोई सवाल, विवाल्डी का सवाल, क्विज़ेस का सवाल? अरे बाबा क्या हो गया तुम लोगों को? भाई आप किसी ने सवाल पूछे तो हैंड रेस करके सवाल सॉल्व करना, हैंड रेस करना। तो बिटवार्डन के बारे में सवाल आ रहा है कि जी मोबाइल पे नहीं हो रहा है, बाज़ लोगों के पास थोड़े से पुराने मोबाइल हैं, तो अब वो जो है इस बहाने